सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना क्लास 9th की जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और जो आपकी एक्सप्लोरेशन साइंस की बुक है उसका 6th चैप्टर देखने जा रहे हैं। इसका नाम है हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन, यानी कि कैसे फोर्स मोशन को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो काइनेमेटिक्स बेस्ड चैप्टर था। इसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, रेस्ट और मोशन के बारे में। मैं आपसे बोलूंगा प्लीज मेक श्योर कि आपने एटलीस्ट वो वाला चैप्टर जरूर देखा हो जहां पे डिस्क्राइबिंग मोशन वाला जो चैप्टर है, जहां पर मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, एक्सेलरेशंस के बेसिक, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को कैसे डिराइव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, रेस्ट मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ बहुत प्यार से वहां डिस्कस की थी। और एक बात और, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं हमें समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए हमें उसकी एक्सरसाइज अगर हम कर पा रहे हैं तो ही हमें समझ आया, अदरवाइज हमें कुछ समझ नहीं आया। तो इसके बाद इस चैप्टर को पहले मैं इसका वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूं। अगले सेशन में हम पिछले सेशन की तरह उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे जिसमें असली मजा आता है, ठीक है ना? मतलब असली में पता चलता है कि हम लोगों ने जो पढ़ा वो कैसे काम कर रहा है। एक एक करके बहुत प्यार से बच्चों पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, एजेस में तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बच्चों क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ही स्पॉइलर दे देता हूं आपको, एक्चुअली वो क्लियर कर देगा। देखो क्या होता है, कई बार टीचर्स इसको बचा के रखते हैं कि लास्ट में खुलासा करेंगे, तब तक बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका होता है। तो मैं वो खुलासा पहले ही कर देता हूं, जो इंटरेस्टिंग वाला खुलासा होता है जिस पर बेस्ड पूरा चैप्टर होता है। एक छोटा सा फंडामेंटल अगर आपको समझ में आ गया, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा मेरी बात पे, मैं बताता हूं। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि भाई फोर्स क्या है, मतलब, तो हमने बोला देखो इससे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, पोजीशन के बारे में पढ़ रहे थे हम, वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। यानी हम बोल रहे थे कि कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी रुकी हुई है। तो हमने उसके कॉज के बारे में डिस्कशन नहीं किया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, यानी बॉडी को मूव करवाने के लिए क्या जरूरी चीज है जिसके कारण बॉडी मूव कर रही है ना, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और वो जो कॉज है क्या उसका होना जरूरी है हर मूविंग बॉडी के लिए? क्या ऐसा भी होता होगा कि बिना उस कॉज के भी कोई बॉडी मूव कर सकती है? अभी इन क्वेश्चंस के जवाब हम जानेंगे इस चैप्टर में। मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि हम फोर्स को नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम फोर्स को नहीं जानते, हम जानते हैं काफी हद तक। जैसे कि कोई, मैं कहता हूं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ था, इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? 0 वेलोसिटी थी, रेस्ट में था। इसका मतलब ये रेस्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस रेस्ट के ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में ले आया गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी अब नॉन इक्वल टू 0 हो गई, यानी कुछ हो गई, वेलोसिटी कुछ हो गई, तो डेफिनेटली अब ये मोशन के स्टेट में आ चुका है। तो अब हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा एक फैक्टर जो कि रेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आए, यानी 0 वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी को कुछ नॉन जीरो यानी कुछ कर दे, 5 मीटर सेकंड, 10 मीटर सेकंड, एक तो ये चीज कर सकता है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि एक चीज ये भी हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था, मान लेते हैं किसी वेलोसिटी u के साथ। अब उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ही रखा लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब वेलोसिटी उसकी हो गई कुछ v टाइप की, ये भी हो सकता है। या फिर एक तीसरा काम भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मोशन में था, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने का मतलब हो गया कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। अब ये जो तीनों केसेस हुए, यानी कि नंबर 1 केस जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, नंबर 2 केस यहां दिखाई दे रहा है, और नंबर 3 केस आपको यहां दिखाई दे रहा है। इन तीनों केसेस में यानी हुआ क्या है कि स्टेट चेंज हुआ है। रेस्ट से कोई मोशन में चले गया, यानी रेस्ट में 0 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, मैंने उसको धक्का मारा, पुश किया, अब वो मूव करने लग गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वो एक सर्टेन वेलोसिटी को अचीव कर गया। इसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं एक साइकिल लेकर के आप चला रहे थे अपनी साइकिल, और मैं पीछे से आया, अपनी साइकिल चला रहे थे, सीटी मारते मारते साइकिल चला रहे थे धीरे धीरे अपनी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, मैं पीछे से आया, मैंने पुश करने लग गया तुम्हें, मैंने तुम्हारी साइकिल को धक्का मारने लग गया। अब तुम्हारी स्पीड क्या बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था, पकड़ के तुम्हारी साइकिल को पुल करने लग जाता, क्या तुम्हारी स्पीड कम हो जाती? हाँ, हो जाती। तो कुल मिलाकर के स्पीड का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड बदल गई तुम्हारी। पहले तुम 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, हो सकता है पुश करने के बाद तुम लोग 10 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाओ, हो सकता है पुल करने के बाद तुम 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाओ। तो अल्टीमेटली आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? वेरी कर गई, बदल गई, उस फोर्स के कारण, उस धक्के के कारण, या उस खिंचाव के कारण, उस पुश के कारण, या उस पुल के कारण। ये भी हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि आप चलती हुई चीज को रोक ही दो, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल ही रोक दिया, अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा हो किसी सर्टेन वेलोसिटी से, हमने उसको रोक दिया। सामने से किसी ने गोली चलाई या रजनीकांत ने ऐसे उंगली से पकड़ ली अपनी पूरी की पूरी गोली वाली मूवी देखी हुई हो? कौन सी मूवी है बताना? कुंग फू की दुनिया में जिसने रफ्तार को कब्जे में कर लिया, देखी नहीं होगी तुमने वाली मूवी? इसमें गोली ऐसे चलाता है, ऐसे अपने हाथ से पकड़ लेता है,
हत्यारा नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। बोलोगे क्या बोल रहा, कुंग फू हसल की बात कर रहा हूं। चलो इधर देखो, तो कहने का मतलब है इस प्रकार से बच्चों यहां पर हमने देखा कि ये होता है, यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों में अगर आपको एक कॉमन बात नजर आ रही होगी, और इसके अलावा ना केवल ये बल्कि एक चौथा केस भी हो सकता है। आप बोलोगे मास्टर चौथा केस कैसे हो सकता है, मैंने कहा दादा यही होता है यहाँ पर, मास्टर की कक्षा में केस पे केस बनते हैं। इधर देखो चलो, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि चौथा केस क्या हो सकता है, इसका क्या आप समझ सकते हो, तो चौथा केस बच्चों इसका ये हो सकता है, फोर्थ केस ये हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट, एक मिनट, जीरो से मैंने कर दिया ना, हाँ एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे कि मान लेते हैं कोई आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया, जैसे एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मान लेते हैं किसी सर्टेन वेलोसिटी से, जैसे इस पे फोर्स लगा, सोचो कि ये बॉल है और ये बॉल है और ये दीवार से जाकर के टकराई। अब दीवार से जाकर के टकराती है तो पहले इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन वो था, अब जब ये आएगी टकरा करके तो अब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। कुल मिलाकर के डायरेक्शन भी बदल सकता है फोर्स। असल में अगर आप देखो तो ये कोई अलग केस नहीं है, बल्कि जो आपने भी पीछे पढ़े उन्हीं का कंक्लूजन है। इन चारों को अगर हमने कंक्लूड करना है एक चीज में कि फोर्स अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इन चारों केसेस को अगर हमें एक बारी में देखना है फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कर रहा है, फोर्स असल में वेलोसिटी को चेंज करवाने का काम कर रहा है। या तो वो जीरो से कुछ वेलोसिटी कर दे रहा है, या तो जीरो से वेलोसिटी को कुछ, अच्छा ये केस ऐसे है ना, या तो जीरो से कुछ कर दे रहा है वेलोसिटी को, या तो वो कुछ वेलोसिटी से कुछ और वेलोसिटी कर दे रहा है, या तो फिर वो अगला केस ये रख रहा है कि वो किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक दे रहा है, और या तो फिर वो ये कर रहा है कि वेलोसिटी डायरेक्शन बदल दे रहा है। और किसी की डायरेक्शन बदल देना, स्पीड भले ही नहीं बदली, हो सकता है ये अभी भी यहां पे 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और यहां भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब चूंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई है इसीलिए वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। अगर डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदल गई, मतलब जैसे सर्कुलर मोशन में होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे अगर हम बात करें एक एग्जांपल के लिए, मैंने आपको लास्ट टाइम सर्कुलर मोशन के बारे में हल्का सा जिक्र किया था। अगर आप सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर वो किसी, मान लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और 5, जैसे आपका एक पंखा रोटेट कर रहा है, आपने स्विच ऑन किया, थोड़ी देर बाद पंखा एक स्टेडी तरीके से घूम रहा है, अभी 5 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड है। बट स्टिल आपको सोचना पड़ेगा, आपको बोलना चाहिए मास्टर इन दोनों केसेस में ऑल्दो 5 मीटर पर सेकंड लिखा है, बट स्टिल दे बोथ हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वहां को है टेंजेंशियली आउटवर्ड और इसकी टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में। तो कुल मिलाकर के वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, स्पीड दोनों की सेम है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन का रोल अप्लाई कर देंगे स्पीड में तो वही स्पीड वेलोसिटी बन जाती है, और अभी इसकी वेलोसिटी बदल रही है। और मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, हमने देखा कि जब जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदली है उसका कारण रहा है उस पर लगा हुआ फोर्स, उसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर यहां वेलोसिटी बदली है तो जरूर यहां पर भी कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पे। उसके बारे में ऑल्दो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बट लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वेलोसिटी जब भी चेंज होती हुई नजर आ रही है, समझ जाना कि फोर्स आसपास कहीं मौजूद है, तभी वेलोसिटी बदल पा रही है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ये स्पॉइलर है, मैंने आपको पहले ही दे दिया, क्योंकि आप सारी चीजें अगर आप इस माइंडसेट से करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इस केस में आप एक किक करते हो किसी बॉल को, अब ये बॉल अभी क्या है, रेस्ट की कंडीशन में, जैसे ही आप किक करते हो तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, यानी जीरो नहीं रहेगी, कुछ वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी चेंज हुआ तो हम तुरंत समझ जाएंगे अगर वेलोसिटी चेंज हुआ है इसका मतलब जरूर फोर्स अप्लाई हुआ था। अब वेलोसिटी चेंज की जब बच्चों मैं बात कर रहा हूं तो वो दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब ये होता है जरूरी नहीं है वो वेलोसिटी को बढ़ाए, वो वेलोसिटी को घटा भी सकता है, जैसे इसने जीरो कर दिया तो वो कुछ भी हो सकता है, बस वेलोसिटी में बदलाव लाए, चेंज लाए, ये वाला केस है। अब एक क्रिकेटर है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां सामने से बॉल आई एक स्पीड से, आपने उस बॉल को यहां से छक्का भेज दिया, तो बॉल आ रही थी यहां, आपने बॉल की डायरेक्शन ही बदल दी। हाँ नो डाउट आपने कुछ स्पीड भी बदली होगी, छक्का मारा है तो क्या पता स्पीड और तेजी से, पहले मान लिया 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी, आपने 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भेज दी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर स्पीड बाई चांस ना भी बदले, अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी, आपने एकदम सीधे सिर्फ बैट लगाया, सिर्फ कहते हैं दिशा दे दिया आपने, बॉल जैसी आ रही थी आपने सिर्फ दिशा दे दी, तो बॉल अभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है लेकिन किसी और दिशा में जा रही है बाउंड्री की तरफ, तो भी हम देखेंगे ये एक तरह का फोर्स ही है। वो बैट से बॉल के बीच में जो लगा वो भी एक काइंड ऑफ फोर्स ही है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी बदल गई, क्योंकि एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन तो बदल गई। ऐसे ही फोर्स क्या कर सकता है, कभी कभी शेप चेंज कर लेता है फोर्स। जैसे आप एक बलून को ऐसे पिचका रहे हो, या फिर आपने ये लेमन है, लेमन को स्क्वीज कर रहे हो तो लेमन का शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल हो गया, बट अल्टीमेटली फोर्स जब भी लग रहा है, आपको एक ही बात नोट करके रख लो, कहीं पे लिख लो, दिमाग में छाप लो
जब भी कभी फोर्स लग रहा है, एक चीज जो हमेशा होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था चलने लग जाएगा, या तो चला हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, या चलता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कुछ और बदल देगा। कुछ अगर वो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चलने लग जाएगा, या 2 मीटर प्रति सेकंड से चलने लग जाएगा। इस पूरी स्लाइड में हमने सिर्फ यही समझा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में कि फोर्स के यही प्रॉपर कंसीक्वेंसेज हैं, यही फोर्स के परिणाम है कि वो वेलोसिटी को चेंज करता है। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे दोबारा से मैं कुछ और चीजें डिस्कस करता हूं आपको। अब मैं थोड़ा सा इसके फोर्स को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि फोर्स के कंसीक्वेंस के थ्रू हमने समझा। अब फोर्स को समझते हैं कि एक्चुअली कैसे कैसे ये क्या क्या करता होगा, कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो फोर्स होता है बच्चों, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक ही मतलब हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, कुछ इसका अमाउंट भी है, मतलब कुछ इसका क्वांटिटी भी है, और कुछ इसके पास डायरेक्शन भी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट के पास थी, जैसे वेलोसिटी के पास थी। और ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज है जो मैंने लिखी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रटना है या कुछ करना है। आप खुद ही सोचो बच्चों, जैसे मैं आपको कहता हूं कि 3 न्यूटन का और 2 न्यूटन का फोर्स मिलकर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा नेट किसी ऑब्जेक्ट पे। एक ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का और 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप मुझे बताओ उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। बता दिया आपने। जरूर वीडियो को पॉज करके टाइम स्टैम्प देके बताना। अब गलत बोला होगा तो डिलीट मत कर दिया जाकर के वहां पर, तो कोई बात नहीं, गलत भी हो गया होगा तो। अब सुनना जरा और लिखना जरूर ये चीजें। जैसे बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं 3 न्यूटन का एक फोर्स ये लग रहा था, और आपने कहा 2 न्यूटन का और है, तो 2 न्यूटन का ये थोड़ा ना आगे जाकर के आप समझोगे वेक्टर को दिखाने का तरीका। ये छोटा डंडा बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे कंपैरेटिवली कम है, तो डंडे का थोड़ा छोटा बड़े का फर्क हल्का सा ये होता है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन एक केस बच्चों ये भी हो सकता है कि 3 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग रहा है, और हो सकता है 2 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग रहा था। तो अब अगर आप देखोगे यहां पर भी जो मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो आपने देखा कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के साथ सेम सिनेरियो है। लेकिन फर्क यह है कि यहां पर अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आप शायद जनरल नॉलेज से कह पा रहे कि 5 न्यूटन लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इतना फोर्स लग रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जबकि अगर आप यहां पर देखोगे, अगर मैं जनरल नॉलेज से पूछूं कि टग ऑफ वॉर खेल रहे हो आप, कोई 3 न्यूटन से इधर को पुल कर रहा है, कोई 2 न्यूटन से इधर को पुल कर रहा है, कौन विन होगा? ये वाला जीतेगा, ये वाला। और ये वाला अगर आप, मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पा रहे होंगे, क्या जनरल नॉलेज आप लोगों का ठीक है कि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि 1 न्यूटन का फोर्स इस बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। शायद आप समझ पा रहे होंगे, जनरल नॉलेज में लगा करके बोल रहा हूं, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लगा। जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ ही नेट रिजल्ट जाता है। शायद हम इस बेसिक्स को समझ रहे होंगे डे टू डे लाइफ से, इसमें कोई फिजिक्स का बहुत बड़ा भारी भरकम रोल बच्चों नहीं है। तो आई होप यार ये बात मेरी वाली समझ में आ रही होगी जिस बच्चे को मैंने बताई। अब देखो यहां से मैं समझ में क्या आया कि सर सेम इनपुट देने के बावजूद भी, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, आपने 3 न्यूटन और 2 न्यूटन ही किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए, बट 5 न्यूटन आंसर नहीं आया। इसलिए जब मैं छोटा था और जब मैं 11वीं में पहुंच रहा था धीरे धीरे करके, तो मेरे दोस्त जो लगते उन्होंने बोला, भाई हमारे भैया दीदी बता रहे थे कि वेक्टर में ना 2 न्यूटन 2 और 3 5 नहीं होता। वो ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है, 2 + 3 हमेशा दुनिया में 5 ही होता है। लेकिन अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स कितना होगा कहें, तो आप नहीं कह सकते कि वो 5 न्यूटन ही होगा, वो 1 न्यूटन भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जिसमें डायरेक्शन को जस्ट एंटी कर दिया। अभी इनकी अलग अलग, यानी जिस डायरेक्शन पे 2 न्यूटन और 3 न्यूटन आपस में होंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बदलते रहते हैं। तो नेट रिजल्टेंट आपने देखा होगा कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए इसका मतलब डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना सा कह देना कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन कितना होगा, आप कभी भी नहीं कह सकते कि 5 न्यूटन होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब हमें समझ में आया कि फोर्स क्यों डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वो ऐसे करके फॉलो करती है। आई होप यार समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप बोलोगे सर डायरेक्शन है क्या नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन के लिए फोर्स के लिए आपने ये एग्जांपल से समझोगे मैथमेटिक्स के, फिजिकल एग्जांपल भी आपने देखे होंगे। आपने सुना होगा कभी कभी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, जैसे अगर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को यहां को पुश करता है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को यहां को पुश करता है। तो जब आप कह रहे होते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि आप कह रहे होते हो कि एक दूसरे पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हो, आप फोर्स को डायरेक्शन डिफाइन करवा रहे हो। इसी तरीके से अगर कभी आप बोलोगे जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस को माइनस अपनी तरफ और माइनस को प्लस अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो डायरेक्शन डिफाइन कर पा रहे हो आप, क्यों? क्योंकि फोर्स डायरेक्शन पजेस करता है। इसी प्रकार से आप कहते हो कि एक ऑब्जेक्ट एक बॉल है और ये अर्थ है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की तरफ खींचता हुआ जाता है, अर्थ की तरफ।
आप टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, आप कहीं ना कहीं उस फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हो। हर केस में आप बताते हुए चल रहे हो कि अब वो उसकी सेंटर की तरफ जाता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। आप कभी कभी आप ऐसा भी देखते होगे कि आपके पास एक बकेट है, इस बकेट में आपके पास यहाँ पर वाटर फिल है, ऐसे करके वाटर फिल है, और आपने मान लेते हैं इसके ऊपर एक बॉल को ऐसे करके, प्लास्टिक बॉल को आप ऐसे उसके ऊपर रख रहे हो। तो जैसे ही आप रख रहे हो तो बॉल का वेट नीचे को जाता है, कुछ ऐसे वेट लिख लेता हूं, वेट क्यों, ग्रेविटेशनल पुल एक तरह का, जैसा यहां था, तो वेट नीचे को लगता है, लेकिन उसी समय उस पर एक बॉयंसी का फोर्स लगने आता है, यानी कि उत्प्लावक बल जिसे कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी आप आगे पढ़ोगे कि जब ये पानी को नीचे धक्का मार रहा है तो पानी भी इस पे ऊपर को धक्का मारने लग जाता है। अभी आप पढ़ोगे कुछ होता है ऐसा, लेकिन ये हमारे जनरल नॉलेज का एग्जांपल है कि एक आपके पास एक मग है, उस मग को पानी से भरे, उसमें हल्का सा धक्का मारने की कोशिश करो और हाथ छोड़ोगे, आप देखते हो ऊपर छलक के आ जाता है। तो वो जो है वो बॉयंसी के कारण है, वो बॉयंट फोर्स है जिसके कारण वो ऊपर को आ रहा है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि बॉयंट फोर्स इज क्या, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम हर केस में क्या है, कहीं ना कहीं हम फोर्स को जब भी समझ रहे हैं, जिस भी एग्जांपल में, वहां उसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं निकल करके आ ही जा रही है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हमें ये एस्टैब्लिश करवाने में मदद कर रहे हैं कि भाई जब भी आप फोर्स की बात करोगे आपको हमेशा उसकी डायरेक्शन को भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि वो है ही ऐसी, है ना, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक की सिनेरियो भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज आती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखो एक बात, अच्छा देखो एक चीज और समझो, ये जो फोर्स होता है बच्चों, इसको ना हम जब मेजर करते हैं तो वो न्यूटन में करते हैं। अभी हम समझेंगे कि न्यूटन क्या है। न्यूटन एक यूनिट है। जैसे मैं आपको कहता हूं 1 मीटर की लाइन खींचो, तो आप पता है कि मीटर मतलब आप जानते हो कि कुछ एक पैरामीटर टाइप का है, मतलब कुछ एक चीज है जितना हमें लंबाई खींचनी है उसका मेजरमेंट है। ऐसे ही करके कितना फोर्स लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, उसकी क्वांटिटी वगैरह को मेजर करने का जो काम करेगी वो यूनिट होगी न्यूटन। और 1 न्यूटन क्या होता है वो अभी देखेंगे। सर न्यूटन के रिस्पेक्ट में ये नाम न्यूटन दिया गया, NEWTON, ठीक है ना। और इसको मतलब ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये न्यूटन इस तरीके से हो गया, और इसको इन शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके कैपिटल N से। जैसे मैं अगर कहूंगा कि देखो मैंने लगा रखा 3 न्यूटन 2 न्यूटन, तो ये न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है कितना अमाउंट का फोर्स लग रहा है। अभी फिजिकल लेवल पे न्यूटन कैसे एक्सपीरियंस किया सकता है अभी आगे हम देखते हैं। उससे पहले बच्चों हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस ये चीजें लिखी है। वैसे कई बार लोग कहते हैं कि अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड का अपोजिट नहीं होता, इम्बैलेंस होता है, लेकिन फिजिक्स में मैंने देखा हर जगह अनबैलेंस्ड लिखा रहता है। ठीक है, अंग्रेजी के मास्टर होंगे तो वो डांट देंगे इस बात पे, लेकिन कोई बात नहीं, इधर देखो। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात बच्चों ये होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है तो आमतौर पर हम जब भी देखते हैं हम किसी सिंगल फोर्स को आमतौर पर नहीं देखते। हमें लग रहा होता है कि फोर्स अकेला है, लेकिन आमतौर पर फोर्स वहां पर अकेला नहीं होता। आप बोल रहे हो कि मास्टर कहना क्या चाह रहे हो, मैं बोलूंगा एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि बच्चों अगर ये आपके पास मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, अभी इस ऑब्जेक्ट पर आकर के आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लेते हैं इसे FEXT कह देता हूं, इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों मेरी ये आदत है, मैं बीच बीच में F के ऊपर ही लगा दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही लगा दिया जाता है, तो बीच बीच में मैं लगा दूंगा ना कभी कभी, तो सोचना मत ये एरो क्या है। और ये एरो का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि डायरेक्शन वो है तो इसीलिए एरो वो लगा। वो एरो का सिर्फ मतलब है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन रखती है, ऐसा वो आदतवश लग जाएगा, तो आप उसको वो मत करना। तो फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्शन, मान लेते हैं कि मैं कहता हूं कि कुछ एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूं, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि सर मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रहा हूं 8 न्यूटन के फोर्स से आगे की तरफ, कोई बड़ी बात है बिल्कुल नहीं। तो बच्चों अभी क्या दिख रहा है हमें कि यार एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऐसा जनरल प्रैक्टिस में होता नहीं है। अभी हमें जरूर लग रहा है कि भाई मैं ही तो हूं लगाने वाला फोर्स, और कौन लगा रहा है इसमें, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस की एक टेंडेंसी होती है, सरफेस की जो रफनेस होती है बेसिकली, वो भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। यानी कि अगर आपने जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस से अटैच है उस सरफेस के द्वारा एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स और अप्लाई किया जाता है, और इस फोर्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, हम बोलते हैं बच्चों इसको क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मैं अभी आपको आज डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, जितना जो थोड़ी बहुत चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी बोलूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो सके। आगे जाकर आपको जो आगे ग्रेड्स होते हैं उसमें फ्रिक्शन अलग से टॉपिक होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोर्स के चैप्टर में, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, यानी जैसे कि आप का एक इसका बेसिक सा एग्जांपल समझो कि जैसे यहां पर एक टेबल रखा हुआ है या आपका बेड है, आप अपने बेड को एक बार पुश करने की कोशिश करो। अब आप देखो, आपने तो फोर्स लगाया, आपने कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया, पूरे के पूरे आपके मसल्स दिखने लग गए, आपने इतना फोर्स लगाया, लेकिन वो बेड आगे खिसक नहीं रहा।
तो अब ये बताओ कि अगर वो बेड आगे खिसक नहीं रहा, तो आपने तो 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है, आपने तो कुछ फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स का कंसिक्वेंस कहां चला गया? क्योंकि फोर्स से तो वेलोसिटी चेंज वगैरह कुछ तो होना चाहिए था। तो आप तो फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो फोर्स का रिजल्ट गायब कहां हो गया? एक्शन तो है, लेकिन उसका रिएक्शन कहां गायब हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये बात को समझोगे तो उस समय एक्शन में आता है ये चीज, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जितना आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, उतना ही फोर्स सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दे रहा है, जिसके कारण नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। यानी अगर आपने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां भी इसने भी 8 न्यूटन का लगा दिया, तो बॉडी किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसमें डाउट होंगे। ये अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बता रहा हूं। अभी इसको अगले स्लाइड में डिटेल में थोड़ा बहुत बताऊंगा, ताकि आपकी अच्छी एक अच्छा क्यूरियोसिटी आपकी डेवलप हो सके इस टॉपिक को लेकर, फ्रिक्शनल फोर्स को। तो फिलहाल हमें समझ में आया, जैसे बता रहे हैं कि भाई आपने एक ऑब्जेक्ट को हल्का सा पुश करने की कोशिश की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें पीछे की तरफ लग रहा है, जो मैंने आपको बताया। ये हमेशा सरफेस और जो मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस ऑब्जेक्ट है और जो आपका सरफेस है जिसके ऊपर आपने रखा है, उनके बीच में एक्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाता तो फ्रिक्शनल फोर्स फिर वहां लगने लग जाता ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट ऑपोजिट। अभी इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई फोर्स लग रहा होता है, तो आपने भले ही लगाया एक है, लेकिन वो आमतौर पे एक फोर्स नहीं है, दूसरा फोर्स भी कहीं ना कहीं काम वगैरह कर रहा है। तो सिंगल फोर्स आमतौर पे देखने को कम है। जैसे ये कह रहे हैं कि एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक बकेट है, उसमें पानी है, जैसे मैंने बताया था। अभी एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण बॉल नीचे जाना चाह रहा है, क्योंकि बॉल का अपना कुछ मास है, और अभी हम समझेंगे कि क्या होता है, लेकिन बट स्टिल इतना तो जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे जाने की उसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटी के कारण। तो ये नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन बॉयंसी का फोर्स यानी कि जो पानी का धक्का है वो उसे ऊपर को भेज रहा है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ बॉयंट फोर्स भी यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो एक सिंगल फोर्स नहीं है, 2 फोर्सेस 3 फोर्सेस जैसे। अब होता क्या कि कोई ऑब्जेक्ट पर जब हम कहते हैं कि क्या फोर्स लग रहा है, तो हम जब बात कर रहे होते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इतना लग रहा है, तो हम उसके नेट फोर्स की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे इस केस में अगर 8 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया और मान लेते हैं कि ये आपका 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होता, तो अब ऑब्जेक्ट जो बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में मास्टर जी यहां पर कुल मिलाकर के 2 न्यूटन के नेट फोर्स से आगे को मूव कर रहा होगा। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 8 न्यूटन को अगर आप 2 हिस्सों में तोड़ो, 6 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो एक 6 न्यूटन को तो इस 6 न्यूटन ने खा लिया, बचा सिर्फ 2 न्यूटन जो आगे को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या देखा, इसको कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब कि हमें नहीं देखना कि 100 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, हमें नहीं मतलब, हमें ये बताओ कि उन सबसे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिल रहा है, जो नेट मिल रहा है वो बताओ। तो नेट फिर एक हिसाब से ये हो गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा जैसे ये केस बता रहे हैं, अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या निकल रहा है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि जैसे अनबैलेंस्ड ही कह देता हूं मैं भी, अगर हम बोलें कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, तो ये वाला अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहां पर एक फोर्स 8 न्यूटन है, दूसरा फोर्स 6 न्यूटन है, तो कुछ नेट इफेक्ट आ गया, जिसके कारण ये आगे हमें दिखेगा 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, कुछ नेट इफेक्ट आ गया। लेकिन बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी फोर्सेस बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड होने का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल को कोशिश करता हूं, अगर मैं यहां पर ले सकूं, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। अब इस एग्जांपल में अगर मैं देख रहा हूं कि 6 न्यूटन का है और ये भी अगर 8 न्यूटन का है, तो ऐसे सिनेरियो में आप जनरल नॉलेज से समझ सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट के साथ क्या होने वाला है। मुझे बताओ क्या होने वाला है। अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ अभी क्या होने वाला है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट के स्टेट में रह जाएगा, क्योंकि इसमें नेट फोर्स कितना पड़ रहा होगा, आप जनरल नॉलेज से सोचिए इसमें नेट फोर्स कितना पड़ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अब बच्चों रेस्ट में रह जाएगा, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि इस पे 8 न्यूटन वहां पड़ रहा है, 8 न्यूटन यहां पड़ रहा है, तो ये कहीं भी नहीं जा पाएगा। ये एग्जांपल आप यहां से समझ सकते हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों भाई भाई हैं और ये वाले दोनों केसेस एक जैसे हैं, इसीलिए मैंने इनके बीच में एक डिवाइडर लगा दिया ऐसे करके, ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके। तो अब हम समझ पा रहे हैं, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक वगैरह दिया होगा, तो मैं कोशिश करूंगा वहां आपको दे दूं एनोटेशंस के साथ। अब मेरी बात को समझो, मेन हमें समझ में आया कि नहीं आया वो तब पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, और क्वेश्चंस करने के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्वेश्चन तो मैं आपको अभी भी करा सकता हूं बिना ही सब पढ़ाए, मैथ्स लगा के आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन वो सच्चाई होगी नहीं समझ में, उसमें आपको सिर्फ मैथ्स आएगा, फिजिक्स नहीं आएगा। इधर देखो, यहां पे टग ऑफ वॉर का गेम होता है, रस्सी खींचने वाला। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसमें इन्होंने यहां लोकेट कर रखा है कि सेंट्रल लाइन है, और ये बिल्कुल यहां पर ये आपका पॉइंट यहां पर रखा हुआ है।
तो अभी ये बताना चाह रहा है कि भाई इस तरफ वाले भी खींच रहे हैं और इस तरफ वाले भी खींच रहे हैं। अब वो क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर में, वो ना यहां खिसका ना वहां खिसका है, इसका मतलब दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल अमाउंट का होगा, बट विद ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस होंगे इक्वल अमाउंट के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। हो सकता है ये वाले 10 न्यूटन का इधर लगा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली ये वाले भी 10 न्यूटन का इधर लगा रहे होंगे। क्या फोर्सेस इक्वल है कोई कहेगा? तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। और चूंकि एक का डायरेक्शन उधर और एक का डायरेक्शन इधर है, तो ये तो कहना बिल्कुल सरासर गलत बात होगी कि फोर्स इक्वल है। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, हाँ ये कह सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दे बोथ आर एक्टिंग जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली वहां पर काम करेगा जहां पर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा मत कहना, क्योंकि इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं कहने पे कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन को हॉट का बना दूं, थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन को एक लेवल दे दूं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो बताओ कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना है, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो बैलेंस्ड का एग्जांपल है, लेकिन वो बैलेंस्ड का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप इक्वल फोर्स की बात कर रहे होते हो तो आप कह रहे होते हो कि इस पर मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप फिर दोबारा कह रहे होते हो कि मैंने इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो इक्वल का मतलब हुआ इक्वल इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी 3 ही न्यूटन का और सेम ही डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली इसमें 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इक्वल फोर्सेस लगने पर बैलेंस्ड नहीं होते फोर्सेस, बल्कि अनबैलेंस्ड होते हैं। अनबैलेंस्ड कहने का मतलब है नेट फोर्स लग रहा होता है, बैलेंस तो नहीं कहते हो आप। तो इसीलिए जब भी हम कहें तो सावधानी रखें कि जब हम कहें कि यहां पर क्या हो रहा है, तो इक्वल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये बैलेंस्ड हो पा रहा है। समझ में आ रही? बहुत बेसिक सी नॉलेज है भाई। अब इसी तरीके से यहां पे आप देखोगे, इस केस में आप देखोगे ये लोग जीत रहे हैं, अपनी तरफ खींच लिया इन्होंने इसको, तो ये यहां से इनकी तरफ चले गया। कुल मिलाकर के जरूर ये वाले मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ये वालों का फोर्स इफेक्टिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देम। यानी कि ऐसे ही समझाने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये ऐसे ही कह रहा हूं कि हो सकता है ये 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे और ये बेचारे मान लेते हैं 8 न्यूटन का ही फोर्स लगा पाए, तो इफेक्टिवली नेट फोर्स यहां पर हम कह सकते हैं 4 न्यूटन का नेट फोर्स मिल गया, जिसके कारण ये बढ़त कर रहे हैं। कोई बहुत भारी भरकम बात में नहीं कह रहा, बहुत बेसिक सी बातें मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा बेसिक है। प्लीज बच्चों सिर्फ यहीं पे मत देखो, जनरल नॉलेज से सोचो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी हम करते हैं, बिना इसके करे भी आप ये काम करते ही हो, आप ये वाले फोर्सेस लगाते हो बिना पढ़े भी, है ना? तो सब कुछ होता है, तो सिर्फ प्लीज डोंट वरी। तो हमें समझ में आ गया। तो मैंने आपको कुल मिलाकर समझाने की कोशिश करी कि बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये हुआ जहां पर नेट फोर्स 0 आ जाए, और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब हुआ जहां पर नेट फोर्स 0 ना आए। तो इसीलिए ये वाला अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल कहला सकता है और ऊपर वाला बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल कहलाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत हम लोगों को होनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये वाली बात भी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसा क्वेश्चन है, जब भी मैं बच्चों को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाता हूं, ये 12th में मैथमेटिक्स में भी होता है और 11th की फिजिक्स में भी होता है, तो जब भी मैं बच्चों को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाता हूं, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि जो चीज मैं पढ़ाता हूं वो बुक में भी है, मतलब मेरा टर्मिनोलॉजी, मेरा मेथोडोलॉजी सही था पढ़ाने का, इसका मतलब है ना, जबकि वो मैंने खुद से निकाला था। ये हमेशा मैं बताता हूं, आपने देखा होगा मैंने आपको आज स्टार्टिंग में भी बताया था, जब मैं आपको फोर्स की डायरेक्शन समझा रहा था कि 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। अब ये कह रहे हैं कि 2 फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक लाइंग ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन ईच केस। अब जैसे कि उसने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के फोर्सेस पड़ रहे हैं, तो अगर हम किसी से पूछे कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के फोर्स पड़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना पड़ रहा होगा? तो अगर हम कहते हैं कि 16 न्यूटन नेट फोर्स होगा, तो इसका मतलब हमें समझ की कमी है, हमें नहीं पता कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी टाइप की चीज है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इसीलिए वो ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद देखो, सेम इनपुट लग रहे हैं तीनों केसेस में, बट स्टिल आउटपुट सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ वो डायरेक्शन डिपेंडेंट भी होता है। कौन? फोर्स। जैसे कि इस केस में मेरे भाई आप देखोगे 10 न्यूटन यहां, 6 न्यूटन यहां, तो शायद हम समझ पा रहे होंगे कि जो इसमें नेट फोर्स होगा वो 16 न्यूटन का लग रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बोलना बहुत जरूरी है, 16 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो 16 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में 10 न्यूटन इधर को लग रहा है, 6 न्यूटन इधर को लग रहा है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 10 न्यूटन को आप तोड़ सकते हो 4 न्यूटन और 6 न्यूटन में, तो एक 6 न्यूटन इधर और एक 6 न्यूटन इधर, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो 4 न्यूटन नेट आगे की डायरेक्शन में लग जाएगा जहां पे जो डोमिनेट कर रहा होगा। इसीलिए जब हम बात कर रहे होते हैं कि फोर्सेस की, कि भाई जो नेट फोर्स होता है ये क्या क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। जो नेट फोर्स होता है बच्चों, हमेशा ये
अगर मान लेते हैं दो फोर्सेस किसी बॉडी में अप्लाई हो रहे हैं, मैं यहां पर एग्जांपल लेकर भी समझा देता हूं, वो एग्जांपल चलो वो पहले क्लियर कर देते हैं फिर आता हूं उस पे। ऐसे ही आप देखोगे इस बारी में डोमिनेटिंग जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का इधर को है, जबकि 6 न्यूटन बेचारा इधर है, तो ये वाला छोटा। आप अगर गौर कर रहे होंगे तो आप देख भी रहे होंगे कि 10 को इसने बड़ा बनाया, 6 को इसने छोटा एरो बनाया। ये बात समझाती है मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है। कितना बड़ा है इतना एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, लेकिन ये बड़ा है छोटा है ये समझ में आ रहा है। यहां भी 10 न्यूटन बड़ा है छोटा, तो बड़े वाले की दिशा में ही नेट फोर्स जाएगा। और जनरल नॉलेज है कि 10 न्यूटन से आप इसको धक्का मार रहे हो, बेचारा 6 न्यूटन से मार पा रहा है, तो 6 न्यूटन इसके 6 को ब्लॉक तो कर देगा, लेकिन इफेक्टिवली ये 4 न्यूटन के फोर्स से आगे को यहां को चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इस बार डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड। इस बारी में डायरेक्शन क्या है, आपने देखा इस बार फॉरवर्ड है विथ 4 न्यूटन, यहां पर 16 न्यूटन के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मैं इस पूरी चीज को जो बोलना चाहते हैं असल में, मैं उसको समराइज कर देता हूं। ये आपको सिखाना क्या चाह रहे थे इस क्वेश्चन के माध्यम से, वो मैं आपको यहां समराइज करता हूं। वो बच्चों ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक फोर्स पड़ रहा है, मान लेते हैं F1 टाइप का, और किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स पड़ रहा है, मान लेते हैं F2 टाइप का। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि यहां को उस पर एक फोर्स पड़ रहा है F2 टाइप का, ये फोर्स पड़ रहा है। तो ये हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली उस केस में कि नेट फोर्स क्या होगा। तो यहां का जो नेट फोर्स होगा मास्टर जी, वो F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 का मॉड मैंने लगाया, तो मॉड से आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मॉड का मतलब है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम। हम ये नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मान लिया छोटा लग रहा है बड़ा लग रहा है, ये 3 न्यूटन का है और ये 10 न्यूटन का है फॉर एग्जांपल, तो आप कैलकुलेट करोगे तो 3 में से 10 जाएगा, आपका -7 आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि -7 आया ना, मैं कह रहा हूं उसको प्लस कंसिडर करो। ये जो साइड से लगा रखे हैं ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ उसका अमाउंट चाहिए, ये नहीं देखना है कि प्लस है कि माइनस है, हमें सिर्फ प्लस में ही चाहिए, तो वो उसको प्लस कर देगा। यानी कि ये कहता है कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ये लिखने का मेरा मकसद ये है कि जब भी हम नेट फोर्स देख रहे होंगे इस तरह के फोर्सेज में जो एंटी डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, 180 डिग्री पे लग रहे होंगे, तो हमारा जो नेट फोर्स होता है बच्चों वो क्या होता है, उन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, या इन शॉर्ट उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। डिफरेंस जब कह रहा हूं तो सिर्फ आपको, जैसे मैं आपसे पूछता हूं आपके भैया और आप में कितने एज का फर्क है, तो आप बोलोगे 2 साल का फर्क है। अब ये बिल्कुल भी नहीं पता लग पा रहा है कि आपके भैया बड़े हैं कि आप छोटे हैं। हो सकता है कि अगर आप 14 के हो तो आपके भैया 16 के हो, या ये भी हो सकता था कि आप 14 के आपके भैया 12 के हो, क्योंकि दोनों केसेस में डिफरेंस तो 2 ही ईयर्स का है। तो इसीलिए जब डिफरेंस पूछा जाता है तो सिर्फ डिफरेंस का मतलब यह है कि कितने साल का फर्क है। तो वैसे ही चीज यहां पे, तो हमें समझ में आया कि फोर्स जब हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स, इस केस में क्या लगेगा, तो दैट विल बी नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यानी F1 का जो मैग्नीट्यूड है, ऑल्दो F1 एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, F2 एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, यहां पर समझ में आ रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स बट इन दिस डायरेक्शन। तो ये कंफ्यूजन मत ना आए आपके दिमाग में कि ये डायरेक्शन तो यहां है तो मैंने एरो वहां क्यों लगाया। दिस एरो इज अ जनरल नोटेशन फॉर दी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए वो ये नहीं बताता कि कौन सी दिशा की मैं बात कर रहा हूं, बताता है डायरेक्शन है और कहां है तो दिख रहा है यहां पर। तो इसमें 10 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है इस दिशा में, इसमें 3 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है उस दिशा में, बस इतना समझ में आ पा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हम कह पा रहे हैं कि जो नेट फोर्स है बच्चों वो क्या है, इनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन की बात मत करो, सिर्फ 3 न्यूटन को उठाओ, सिर्फ 10 न्यूटन को उठाओ, उनका डिफरेंस देखो 7 न्यूटन। हाँ, तो नेट इफेक्ट इसमें 7 न्यूटन है। एंड जब हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, डायरेक्शन होगा अलोंग टू दी डायरेक्शन ऑफ, अलोंग टू दी डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। जो भी लार्जर मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा उसके अलोंग ये चला जाएगा, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इस केस में मतलब अभी अपनी इस बुक में, अभी हम अपने जिस ग्रेड में हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा, वहां पे मजा नहीं आ रहा, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रही क्या, मैं कहना चाह रहा कि अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं इस लेवल में हम बहुत स्पेसिफिकली चीजों को पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत जनरलाइज होकर नहीं पढ़ रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हम अभी आमतौर पे ऐसे फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन के, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल है, या तो वो दोनों एक दिशा में या तो दोनों ऑपोजिट दिशा में। हम रैंडम फोर्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे जो कुछ और एंगल बना रहे हो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा, है ना। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स का क्या है, थोड़ा बहुत चक्करबाजी, और फोर्स कैसे कैसे काम करता है। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि जो इफेक्टिव फोर्स है, दैट इज ओनली व्हाट वी मीन बाय नेट फोर्स। ठीक है, तो हम अभी ऐसे ही फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो या तो एक दूसरे के अलोंग है या तो एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, या तो पैरेलल है एंटी पैरेलल। जैसे ये एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, दे बोथ आर पैरेलल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, ये ऑपोजिट दिशा में, ये ऑपोजिट दिशा में।
आई होप समझ में आ चुका होगा यार। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफन ओवरलुक्ड बट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बट ऑलवेज प्रेजेंट। तो एक बार हम देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में। बच्चों फ्रिक्शन को कहते हैं कि ये एक तरह का वरदान अभिशाप दोनों है। फ्रिक्शन का होना भी जरूरी है और फ्रिक्शन का होने से दिक्कत भी होती है। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आप जमीन पर चल नहीं पाओगे, क्योंकि हम जमीन पर चल पाते हैं, जो ग्रिप बन पाती है, फ्रिक्शन जो आ पाता है। क्योंकि आप कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपके घर में ना कभी वो पत्थर वगैरह लगते नहीं जो फर्श में वो लग रहे होते हैं, तो जब उसकी वो पॉलिशिंग की जाती है ना, तो उसके ऊपर एक कुछ डालते हैं, वो आप लिटरली चल नहीं पाओगे उस फर्श के ऊपर, इतनी ज्यादा भयंकर फिसलन होती है, आप खड़े नहीं हो सकते, अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे देखा होगा तो अगर सोचो वो रफनेस ना हो सरफेस में, तो आप कभी खड़े भी ना हो पाओ सरफेस के ऊपर, ऐसे ही। और लेकिन वो रफनेस के होने से हमें नुकसान भी होते हैं कई बार, जैसे आप वो रफनेस है तो टायर घिस जा रहे हैं, या फिर वो रफनेस के कारण, वो फ्रिक्शन के कारण बेसिकली मशीन्स वगैरह खराब हो जाती हैं फ्रिक्शन के कारण। तो ये बेसिक सी बात। लेकिन अब ये फ्रिक्शन क्या होता है मास्टर जी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तरीके से। तो मैं आपको फ्रिक्शन को थोड़ा सा तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा सा एक दो बातें ऐसी भी बता दूंगा जो आपके कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, बट वो अज्यूम कर रहे हैं कि टीचर इस चीज को बच्चों को बताएं, हल्का सा हिंट दे अपने स्वादानुसार। तो मैं आपको अपने स्वादानुसार इसका हिंट दे देता हूं, ताकि आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो सके, और अगले ग्रेड्स के लिए आपके मन में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके कि हमें पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। बच्चों क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो दो तरह का है। आपको ऐसे दे नहीं रखा यहां पे, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। आपने कभी एक भारी सा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बेड का एग्जांपल लेता हूं, बेड टाइप का, सफाई करने का मौसम आ रहा, दिवाली आ रही, तो आप कह रहे हैं कि इस बेड को मुझे खिसकाना है, मुझे इसको वो करना है, थोड़ा धक्का मारना है। घर में आपको मम्मी ने बुलाया कि आओ इस पर थोड़ा पुश करो, आपने पुश किया, धक्का मारा, आपकी आंखों से नसें निकलने लग गई एक करके, आपने धक्का मारा और वो बेचारा कहीं का कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं का वहीं है। आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो नहीं मूव कर रहा। एक केस ये होता है। तो ये क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हो बट स्टिल कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो वो ये दो सिनेरियोस बच्चों इसके होते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाना चाहूंगा। वो ये है पहले नंबर का और दूसरे नंबर का। देखो पहले नंबर का केस ये है बच्चों कि आपने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, आपने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, इस तरीके से कुछ फोर्स आप लगा रहे हो आगे की तरफ, और उसी समय अगर ये एक रफ सरफेस है, जो कि रफ ही होते हैं सरफेसेस, कोई भी पूरी तरीके से स्मूथ सरफेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल केस है कि हम बोलें कि बिल्कुल भी रफनेस नहीं है, उसे कहते हैं कि हम उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, तो आइडियलिटी है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। हमने कहा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को समझाने के लिए ऐसे रफ कर देते हैं सरफेस को। तो बच्चों ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें इसी समय जैसे ही आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, उसी मोमेंट में इसमें इसको स्मॉल टाइप का एफ बनाते हैं ना, उसको बोल्ड टाइप का कैपिटल बनाते हैं। तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, मैं लिख के दिखा देता हूं। इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है बच्चों, काम कर रहा है। मुझे यार अभी पता नहीं क्यों फ्रिक्शनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, बड़ा ही अजीब बात है वैसे, आप मुझे प्लीज बताना। फ्रिक्शनल फोर्स इस पे काम कर रहा है, ठीक है। और हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। जो भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, कहने का मतलब है। अब हम कुछ इस पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जाएंगे कि अब ये कैसा है, क्या है। तो बच्चों ये फ्रिक्शनल फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसका मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा जब मैं डिस्कस करूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। वन बाय वन करते हैं। देखो अभी हम उसमें, अरे तुम बोल रहे हैं मास्टर वो अभी धक्का मार ही रहे हैं, बता तो दो करना क्या है उसका। हाँ तो मैं बताता हूं, जब आप उस पर धक्का मार रहे थे, आपकी आंखों से नसें निकलने लग गई, भाई ओ भाई पूरे का पूरा। तो जैसे तुम लोग धक्का मार रहे हो, एक बार तुमने देखा अल्लाह खिसक गया। कभी हुआ ऐसा कि धक्का मारते मारते एक मोमेंट आया क्यों खिसकने लग गया? अब रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, ध्यान से देखो। जैसे वो खिसकने लग गया, तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने अब जैसे तुम धक्का मार रहे हो, तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं सुपरमैन बन गया क्या यार, अब ये बहुत आसानी से खिसकता जा रहा। अरे कभी किया फील किया? मैंने किया था ऐसा बचपन में। मैं क्या करता था, तुम तो ऐसे करते थे हाथ से, मैं पैर से करता था, मैं दीवार पे चिपक जाता था अपना, और ले भाई पैर से धक्का मारता था। तो पहले तो वो खिसकता नहीं है, फील करना है इस चीज को, पहले तो वो खिसकता नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा खिसकता है, उसके बाद तुम देखते हो कि वो खिसकने लग गया आसानी से। अब ऐसा भी फील हो रहा है कि अब मैं ज्यादा भी धक्का नहीं मार रहा, लेकिन फिर भी यार हुआ कि नहीं हुआ फील, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि मुझे अकेला होता था बेचारा, सुपरमैन तो नहीं था बचपन में। इधर देखो चलो, तो कहने का मतलब, अरे मास्टर आप तो अभी भी सुपरमैन, अच्छा चल चल इधर देख, घटा साउंड की घटा, शक्तिमान हूं मैं, चल इधर देख। यहां पर बच्चों स्टैटिक कर, तो ये जो होता है पहला वाला फोर्स, जब आप फोर्स लगा रहे होते हो
बावजूद उसके भी आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल के लिए मेरे भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन की तुम बोलोगे क्या वैल्यू होती है, जैसे कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस 10 न्यूटन का, कर सकते हो क्या? इतने बस की 10 न्यूटन का फोर्स करना? 10 न्यूटन का फोर्स तुम लोग अगर धक्का मार रहे हो इस पे किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट खिसक नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है? फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना न्यूटन का होगा? 10 न्यूटन का। ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा है। असल में जो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं एक बात बताता हूं, ये बेचारा तो कहने लायक है नहीं वैसे, ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होने का मतलब बच्चों ये होता है कि सोचो, आपका छोटा दीदी भैया आया कोई, आप तो 10 न्यूटन का मार सकते थे, आप जिम जिम जाकर प्रोटीन खा रहे हैं बहुत सारा, तो आप तो 10 न्यूटन का मार सकते थे, वो बेचारे 2 ही न्यूटन का मार सकते, उन्होंने मारा 2 न्यूटन का। खिसक उससे भी नहीं रहा, खिसक तुमसे भी नहीं रहा 10 न्यूटन में। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, जब तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तो अगर वो खिसक नहीं रहा था, इसका एक ही मतलब है कि 10 न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहा था। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं भाई, तभी तो वो नेट फोर्स 0 जा रहा था, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 है। मानते हो इस बात को? अब तुम्हारा छोटा भैया दीदी आ गए, तुम तो लगा रहे हैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स, सॉरी, जो छोटा भाई है तुम्हारा, छोटा दीदी है, वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, लेकिन ये तो 10 न्यूटन का लगा रहा था। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो धक्का उधर को मार रहे हैं, लेकिन बैट तुम्हारी उनकी तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि नेट इफेक्ट तो यहाँ पे 10 न्यूटन डोमिनेट करिए। तो मेरी बात नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं समझा देता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये सामने वाले को देखकर काम करता है। मतलब ये नहीं कि सबके लिए एक जैसे काम करता है, ये देखता है कौन कैसा है, कौन कैसा है। तुम्हारे छोटे भाई बहन अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना, तो ये बोलेगा चल मुन्ना ले 2 न्यूटन का ही ले ले, तो ये उनके लिए 2 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ये देखता है कौन कितने ज्यादा ईगो में आ रहा, कितने एटीट्यूड के साथ आ रहा। ये 2 न्यूटन के साथ आ रहे हैं, बोलता है चल चल ठीक है, चिप्स खाते खाते चल 2 न्यूटन का, चल आगे बढ़। 2 न्यूटन का ही लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन, तो नेट रिजल्ट कितना हो गया? 0। तुम आए बहुत वो तीतर बन के आ रहे तुम लोग, तुमने बोला मैं तो 10 का लगाऊंगा, तो ये अपने चिप साइड में रखता है, ये भी 10 न्यूटन का लगा देता है, तो इस समय ये भी 10। तो आप बोल रहे हो कि मास्टर ये क्या हो रहा है? तो ये अपने आप को सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता रहता है, तो ये भी अपने अमाउंट को बढ़ाता रहता है, इसीलिए इसे सेल्फ एडजस्टेबल का। तो मास्टर ये कब तक बढ़ता रहेगा? हमने मतलब हम किसी बॉडी बिल्डर को ले आए, अगर हमारे जिम के ट्रेनर को ले आए अगर हम, तो उनके सामने भी बढ़ा देगा क्या? नहीं दादा, उनके सामने नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है। ये बढ़ाते 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 किसी सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद ये बोलता है दादा अब तुम अगर एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाओगे, समझना इस बात को, अगर मैं कहता हूं ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की एक्सेस मान लेता हूं, और इसे फ्रिक्शनल फोर्स की एक्सेस मान लेता हूं समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए। ये वाली एक्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स, कहने का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो, आपका कोरोस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस एक्सटर्नल फोर्स के लिए आपका फ्रिक्शनल फोर्स ये था, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया। पहले इतना था, अब इतना हो गया। आपने एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी और बढ़ गया। लेकिन एक लिमिट के बाद एक लिमिट आती है, जिसके बाद आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हो, तो ये बोलता है दादा मेरा काम हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता मैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, इसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट आप ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो 8 न्यूटन इसकी लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका। इसका मतलब यह है सेल्फ एडजस्ट होते होते 0 न्यूटन से चालू करते करते 1 न्यूटन 2 न्यूटन करते करते अकॉर्डिंगली सामने वाले को ये 8 न्यूटन तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन जैसे ही 8 न्यूटन से बड़ा फोर्स आ गया, जैसे अगर यहां पर 8 न्यूटन का था, ये भी 8 हो जाएगा, यहां 7 था, ये 7 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 9 हो गया, तो ये मैक्सिमम 8 ही रह सकता है। अब 1 न्यूटन के नेट इफेक्ट से ये मूव करने लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस पूरी कहानी में मैं ये असल में ग्राफ होता है, मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये एक्चुअली ग्राफ होता है, ठीक है इसका। मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स जितना लगता है ये भी उतना ही लग जाता है, लेकिन तब तक जब तक इसकी लिमिट नहीं आती। एक बार जब इसका थ्रेशोल्ड आ जाता है, तो ये वहां पर स्टेडी हो जाता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो होता है बेसिकली वो उसका, और उसके बाद फिर आप जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो वो उतना ही माइनस कर कर काम 25 करता। एक छोटी सी बात आपको महसूस हो रही होगी कि यार सर आपने कहा था कि जब हम धक्का मारने लग जाते फिर हमें ऐसा लगने लग जाता है कि थोड़ा इजी हो गया। हाँ वो इजी होना होता है, क्योंकि अब जब बॉडी मूव कर रही है, देखो बच्चों ये ऐसे देखो क्या है ना, मैं तुम्हें नहीं भी समझा सकता हूं ये बातें, तो भी चलेगा मेरा काम, और तुम्हारा भी चल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ा रहा, उसी चीज को थोड़ा सा सही तरीके से कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग बताओगे कि कोशिश कामयाब रही कि नहीं रही। फिलहाल इधर देखो बच्चों, इसमें ना एक्चुअली दो केसेस में समझा देता हूं तुम्हें लिख करके, तो बहुत क्लैरिटी आएगी। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, प्यारा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और यहां पर आप लोगों ने देखा एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद भी अगर ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब एक ही है कि अभी जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक नेचर का होगा, वो स्टैटिक नेचर का होगा। उसने उसे रोका, स्टैटिक का मतलब होता है रुके रहना, स्टैटिक मतलब रुकना होता है ना, और डायनामिक उसका ऑपोजिट फॉर्म है, इसमें चलना होता है, या काइनेटिक भी चलने को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये तब की अवस्था है जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन तुम फोर्स लगातार लगाए रहे हो, लगातार लगा रहे हो, तुम एक ऑब्जेक्ट को धक्का मारे हो, खिसक नहीं रहा, तो अभी उस पर कोई तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो तुम्हारे फोर्स को अपोज कर रहा है, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स का नाम अभी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तुम अपने अमाउंट को बढ़ा रहे हो, वो भी बढ़ाता रहेगा, तुम बढ़ा रहे हो, वो भी बढ़ाता रहेगा, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा आ जाएगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। अब इस समय एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हाँ सर इस समय भी लग रहा है। क्या इस समय फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? हाँ मास्टर इस समय भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फर्क क्या है ऊपर है इस केस में? इस केस में और उस केस में फर्क यह है कि अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो उसके बाद की अवस्था है। जैसे इस फ्रिक्शनल फोर्स ने सेल्फ एडजस्ट होते होते, जैसे मैं इसके बगल में लिख देता हूं, मान लेते हैं मैंने इसके बगल में ऐसे लिख दिया, ऐसे समझाने के लिए, ये इसलिए समझाने के लिए लिखा कि भाई इसकी मैक्सिमम हैसियत 8 न्यूटन की है। तुम 1 न्यूटन लगाओगे, ये 1 न्यूटन लगाएगा, तुम 2 न्यूटन लगाओगे, ये भी 2 न्यूटन लगाएगा, तुम 3 लगाओगे, ये भी 3 लगाएगा, तुम 7 न्यूटन लगाओगे, ये भी 7 लगाएगा, तुम 8 न्यूटन लगाओगे, ये भी 8 न्यूटन लगाएगा, तुम 9 न्यूटन लगाओगे, ये 9 न्यूटन नहीं लगाएगा, ये अब 8 ही लगा सकता है, तुम 10 न्यूटन लगाओगे, ये 8 ही लगा सकता है, तुम 11 लगाओगे, ये 8 ही लगा सकता है। तो ये इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद जैसे ही 8 न्यूटन के ऊपर फोर्सेस जब लगने चालू होंगे तो यहां पर इंबैलेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 11 न्यूटन का लगा रहा है और ये 8 ही न्यूटन का लगा रहा है, तो 3 न्यूटन से आगे बॉडी मूव करनी चाहिए। हाँ जी, बॉडी मूव करती है, और उस समय जब बॉडी मूविंग स्टेट में आ जाती है, उस समय इस फ्रिक्शन की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी सी लेसर हो जाती है। मतलब ये 8 न्यूटन जो तुम्हें मैक्सिमम पीक दिख रहा था इसका, अब 8 न्यूटन ही लगता, स्लाइटली 8 से छोटा, यानी 7 न्यूटन ये थ्रू आउट, मतलब ऐसे ही कह रहा हूं 7 न्यूटन, ऐसा मत सोचना कि एग्जैक्टली 7 न्यूटन, ये 7 न्यूटन के करीब करीब, मतलब 8 न्यूटन से थोड़ा कम, जितना उसका पीक था। जब जैसी बॉडी मूवमेंट में आती है उसके बाद वो थोड़ा सा एडजस्ट करती है अपने आप को, और उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को थोड़ा सा स्लाइड कम करता है, नीचे आता है, और उतना कॉन्स्टेंटली फिर मूव जब तक बॉडी चल रही है लगता रहेगा। अब ये सेल्फ एडजस्टेबल नहीं है, अभी कांस्टेंट लगता है। तुम समझे इस बात को? जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर समझो। ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली उस समय, यानी चलती हुई बॉडी में भी तो फ्रिक्शन है ना यार। अब मान लेते हैं तुम लोगों ने धक्का मार के ब्लॉक को तुम चला रहे हो, तो क्या फ्रिक्शन गायब हो गया? फ्रिक्शन लग रहा है, और जो फ्रिक्शन अब लग रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के पीक से थोड़ा सा कम होता है। अगर तुम लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोग बड़े समझदार बच्चे बैठे हुए यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ना वाइब्स आ जाती है एकदम से। तो जैसे मैं तुम्हें ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। ये देखो, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो तुम लगा रहे हो, जो तुम अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स कह सकते हो आप इसे, अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स की एक्सिस है, और ये आपका कोरस्पॉन्डिंगली जो ऑब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा है, जो सरफेस, उसका फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सिस है। ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स की एक्सिस है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ऐसे केस में इनके बीच का जो ग्राफ बनता है बहुत ब्यूटीफुल है, वो ऐसा। उसके बाद एक थोड़ा सा जर्क लेता है, और उसके बाद ये ऐसा हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसका पीक वाला पॉइंट है, जिसे आप लोग, मतलब अभी मैंने कुछ नाम लिया था मैं भूल गया, वो वाला पीक पॉइंट है इसका ये। यानी कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो, कोरस्पॉन्डिंगली आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रह रहा है एक पीक तक। जैसे ही इस पीक पे आप पहुंचोगे, इसके बाद बेसिकली मूवमेंट चालू हो जाएगा। यानी मैं ऐसा भी समझाने के लिए कह सकता हूं, यानी बच्चों मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इस रेंज में जब तक ये फोर्स पड़ रहा है, बॉडी रेस्ट में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इससे आगे जो भी तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे ये मूविंग वाला केस होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात थोड़ी सी ग्राफिकली समझ में अगर आ गई होगी तो मुझे प्लीज दिल बना करके जरूर दिखाना कि मास्टर बात समझना। ये तो मुझे लगता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी फ्रिक्शनल फोर्स को लेकर के हो चुकी है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालते कैसे, वो मैं नहीं बोलूंगा, इतना मुझे पता है कि ये बातें आपसे नहीं करनी, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। लेकिन इतनी बात उन्होंने हमें मौका दिया था, और ऊपर से लिख के भी बोल रहे हैं कि ओवर, मतलब ऑफन ओवरलुक्ड, मतलब आमतौर पे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो भाई हम क्यों नजरअंदाज करें, अभी तो हमारे सामने आ रखा है। तो बच्चों यार आपको ना समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मुझे आप प्लीज जरूर बताएंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ ना कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होगा।
दिमाग लगा के बताना, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूटन के कुछ लॉ। सर न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने हमें कुछ लॉ दिए। हमारा न्यूटन के 3 लॉज हैं बेसिकली, ठीक है। इससे पहले इस पे बहुत चर्चाएं होती थी, आज से मतलब सिकंदर के पहले जो अरिस्टोटल, जो उनके गुरु थे अरस्तु, उसके वो भी बड़े लगे रहते थे फिजिक्स कुछ ना कुछ करने में, तो वो भी बहुत सारे ज्ञान की बातें करते रहते थे फोर्स वगैरह के बारे में। ऑल्दो उन्हें फोर्स वगैरह क्या है एग्जैक्टली ये नहीं पता था, लेकिन वो कुछ कुछ बातें बोलते थे, उस पर ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करूंगा फिलहाल। सर आइजैक न्यूटन ने मोशन के लिए 3 लॉज डिफाइन किए। ये पहला वाला लॉ को गैलीलियोस लॉ भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो का इसमें अच्छा रोल है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी दिशा दी थी इस चीज के लिए। गैलीलियो गैलीली की मैं बात कर रहा हूं, जो 17वीं सेंचुरी के करीब थे। तो बाद में जब न्यूटन, सर न्यूटन है, उन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इन नेट। ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि अ बॉडी विल रिमेन एट द सेम कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इतनी सिंपल सी बात बोल रहे। ये बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। अब समझते हैं। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में एक बात पूछी थी आपसे कि कॉज क्या है मोशन का, तो वो कॉज है, मैंने बताया था फोर्स है वो कॉज। अब सवाल यह कि क्या उस कॉज के बिना भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में रह सकता है? आप इसका जरूर जवाब देना, और जवाब बदलना मत अपना, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आओ टाइम स्टैम्प के साथ, और बदलना मत। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो, बिना उस कॉज के या फिर बिना फोर्स के क्या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रह सकता है? मोशन में रहने का मतलब होता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, अपने कोऑर्डिनेट्स को बदलना, अपनी पोजीशन को बदलना। यानी अपनी पोजीशन बदलने का मतलब मोशन है। मैं यहां हूं, अभी थोड़ी देर बाद यहां आ गया, थोड़ी देर बाद यहां चले गया, मैं मोशन में हूं, क्योंकि मेरी पोजीशन लगातार बदल रही है। तो क्या बिना फोर्स के भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है क्या? यस और नो में इसका जवाब डिस्क्रिप्टिव में लिखो नीचे। अब इधर आ जाओ, अब डिलीट मत करना, एडिट मत करना अपने जवाब को। तो इसका जवाब है हाँ जी, रह सकता है। यानी फोर्स लगा नहीं, बट स्टिल वो मोशन में। तो ये ना सोचा जाए कि फोर्स लगने से ही बॉडी चलने लगती है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स लग ही रहा होगा। समझाता हूं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तुम्हें सब कुछ, लेकिन अब तुम्हें क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा मैं कहना चाहता हूं। बच्चों देखो, 2 केसेस हमारे पास, 2 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक एक पड़ा हुआ हमारा रेस्ट की कंडीशन में, ये रेस्ट में है मेरा भाई, और ये वाला मोशन में, ये मोशन में। मोशन में कहने का मतलब है कि ये यहां से क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। देखो ये मूव कर रहा है, ये यहां से आगे को कुछ मूव कर रहा है। ये वाला रेस्ट की कंडीशन में कोई वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, ये मोशन में है। लेकिन ना केवल मोशन में, बल्कि इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि यूनिफॉर्म है। मैंने लिखा कि ये यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक समान गति। यानी ये हर 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, अपनी पोजीशन को 5 यूनिट चेंज करेगा हर 1 सेकंड में, और ये कॉन्स्टेंटली 5 मीटर ही करेगा हर 1 सेकंड में। आप कोई सा भी सेकंड उठा लो, 1 सेकंड के अंतराल में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस वो किया होगा, चेंज किया होगा। समझ में आ रही है? पोजीशन चेंज किया होगा। तो ये यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी, और यहां पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों केसेस में कॉमन बात है, जबकि ये अनकॉमन लग रहा होगा, दोनों अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन अलग अलग नहीं है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अभी आप देखोगे 0, अगले 1 सेकंड में आप देखोगे 0, अगले 1 सेकंड में आप देखोगे 0। आप कभी भी इसकी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड को उठा के देख लोगे, वेलोसिटी को, आपको हमेशा 0 मीटर पर सेकंड मिलेगी। और अगर आप इसकी उठा के देख लोगे, हमेशा आपको 5 मीटर पर सेकंड मिलेगी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों की वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो न्यूमेरिकली, लेकिन है हमेशा कांस्टेंट। ये ना 0 से कभी बदल रहा, ये ना कभी 5 से कभी बदल रहा। इन दोनों में एक कॉमन बात है कि अपनी वेलोसिटी को नहीं बदल रही। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फोर्स अगर लग रहा है तो उसका मेन पर्पस होता है वो वेलोसिटी को चेंज करवाता है। आपको पहली स्लाइड याद होगी, या तो वो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देता है, या रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला देता है, या कुछ, आपको याद होगा एक तीसरा एग्जांपल था, आप चेक करना वहां यू और वी लिखा था मैंने, कुछ वेलोसिटी से चल रहे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कुछ और कर देता है। 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से चलने की, आपको याद होगा मैंने बोला था आपको बाइसिकल से जा रहे हो, मैंने पीछे से धक्का लगाना चालू कर दिया, तो आपकी वेलोसिटी को बदल दिया। अब वेलोसिटी को बदलना सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही नहीं बल्कि डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। सर्कल का एग्जांपल दिया था, होगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है तो भी फोर्स काम कर रहा होगा। तो इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन भी सेम टू सेम है, इसका एक ही मतलब है कि इस पर फोर्स नहीं लग रहा। क्योंकि अगर फोर्स लग रहा होता तो वो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता।
है ना। तो ना तो फोर्स, तो हम क्या कंक्लूजन पे आ रहे हैं, हमारा कंक्लूजन ये है कि इन बोथ ऑफ द केसेस जो नेट फोर्स है वो डेफिनेटली जीरो है। इस पे जो नेट फोर्स है वो डेफिनेटली जीरो है फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन एज वेल। तो हमें क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में भी है तो भी ऐसा पॉसिबल है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। यानी कि रुकी हुई बॉडी को तो हर कोई कह देगा कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा इसलिए बैठी हुई है, लेकिन चलती हुई बॉडी भी विदाउट फोर्स चल सकती है, लेकिन वो एक समान रूप से चलेगी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फॉलो करते हुए अगर चल रही है कोई ऑब्जेक्ट तो समझ जाओ उस पर कोई फोर्स नहीं है। समझाता हूं एक एग्जांपल लेकर के। आपने एक बॉल को एक ग्राउंड में ऐसे करके धक्का मार के छोड़ दिया, ऐसे करके आपने छोड़ दिया। अब ये एक 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी था, आपने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, मतलब आपने इसे छोड़ दिया ऐसे जनरली। अब ये बॉल कायदे से न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कि कोई बॉडी अगर मोशन में जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जब तक आप उसको छेड़ नहीं लोगे इसके साथ, जब तक आप इसको पुश नहीं करोगे या पुल नहीं करोगे, तब तक ये अपनी वेलोसिटी को बदलेगी नहीं। बदलेगी नहीं मतलब ना तो 5 से 10 होगी, ना 5 से 0 होगी। 5 से 0 नहीं होगी इसका मतलब ये रुकेगी नहीं कभी, ये 5 की 5 ही रहेगी जब तक इस पे कोई अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो फिर हमारा एक जनरल डे टू डे लाइफ का है कि हम बॉल को छोड़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम पे आगे जाकर के वो रुक जाती है, आगे जाकर के वो कुछ टाइम पे रुक जाती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंकती हुई बॉल को क्यों रुकती होगी, आप जानते हो क्यों रुकती होगी, खुद बताना, टाइम स्टैम्प्स का खुद बता और मुझे बताना मास्टर, मैंने बिना आपके बताया था। इसका कारण है बच्चों क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो वहां पर है ही ना, तो आपने उसको जो 5 मीटर पर सेकंड का फोर्स दिया था, फ्रिक्शनल फोर्स कंटिन्यूअसली पीछे को काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं आगे कोई फोर्स नहीं है इस बार, ध्यान रखना, इस बार आगे कोई फोर्स नहीं है, मतलब वो है ना, बट फ्रिक्शनल फोर्स उसको लगातार बार बार रोकने का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा है, धीरे धीरे कम कर रहा है। इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट काम करता है, वो मोशन, वो उसके मूवमेंट को रोकने के लिए हमेशा उस पर धीरे धीरे, और फोर्स आने से अभी हम देखते हैं क्या होता है, वेलोसिटी चेंज। तो इस बार का वेलोसिटी चेंज क्या होगा, रिटार्डिंग, यानी 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रुक जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये यही कहना चाह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप इसको कोई धक्का धुक्का देकर के मोशन में नहीं लाते। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी चल रहा है तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा जब तक इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब ना करे आकर के। यही है बस, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, वी कैन से दैट इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द बॉडी कैन नॉट बिगिन टू मूव और चेंज इट्स वेलोसिटी, इन सच अ केस इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। वही सब बात जो मैंने कही, अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर ही नहीं सकती, करेगी ही नहीं। और वेलोसिटी में चेंज ना होना मतलब वेलोसिटी के चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल v1 वेलोसिटी इतनी है और मैं कहता हूं कि मैंने थोड़ी देर बाद v2 वेलोसिटी देखी, वो भी कितनी है, वो भी इतनी है। अब मैं कहता हूं भाई एक्सेलरेशन क्या था, आप बोलोगे मास्टर जी वो v2 माइनस v1 अपॉन जो टाइम टेकन था इस ड्यूरेशन के दौरान, जो टाइम लिया गया था। मैंने बोला चलो जितना भी होगा टाइम, लेकिन अगर मैं देखूं ये 5 ये भी 5 तो नीचे जो भी हो भले, लेकिन ये तो 0 हो गया ना। तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही, इसका एक ही मतलब है एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नहीं। तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में स्पॉइलर दे दिया था तुम लोगों को, मैंने बताया था कि फोर्स का एक ही काम है वेलोसिटी चेंज करवाना। तो तुम समझ सकते हो वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन होता है। तो इनडायरेक्टली हम ये समझ पा रहे हैं कि फोर्स जो होता है उसका एक ही मतलब होता है वेलोसिटी चेंज करवाना। वेलोसिटी चेंज करवाना मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हम समझ पा रहे हैं कि फोर्स का एक ही मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का एक ही मतलब है एक्सेलरेशन। तो हम कुल मिलाकर ये समझ पा रहे हैं कि जो फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। एक्सेलरेशन दो तरह का हो सकता है, बढ़ना या घटना। इन शॉर्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो या तो उसकी स्पीड कम, वेलोसिटी कम हो जाती है, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इन दोनों में से कुछ तो एक पक्का होता है। ठीक, ये पढ़ लिया हमने, सबको समझ में आ गया। अभी ये पूरी लाइन टू लाइन समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, जो हमने पढ़ी। A person is exerting a force on a moving box in the forward direction, which is equal to the force of friction acting between the bottom surface of the box and the floor. Will the box continue moving? Or will the box continue moving or will continue? अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसे सिर्फ रट के चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, अगर आप इसको समझोगे तो ये अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है। बोल रहे हैं a person is exerting a force on a moving box। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस इज अ मूविंग बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पे। ये बॉक्स मूविंग किस्म का है।
इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, मास्टर कर सकते हैं। बोल रहे डायरेक्शन विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर। ये जो फ्लोर है और जो ये बॉटम सरफेस है, इनके बीच में जो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो कुछ ऐसा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इन्होंने बहुत प्यारी बात कह दी, बोल रहे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा था और जो एक्सटर्नल फोर्स है, दे बोथ आर इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि एफ एक्सटर्नल जो है मेरे भाई, एफ एक्सटर्नल और फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड्स बराबर है। अभी डायरेक्शन का सिंबल नहीं लगा रहा हूं तो ये इक्वल लिखे जा सकते हैं, आप बिल्कुल ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल बराबर एफ, ये लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स को ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी इक्वल होना जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इससे एरो नहीं मार सकते तुम लोग, ये मारोगे तो आप सिर्फ बताना चाह रहे हो कि आप मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। तो अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है तो बच्चों होना क्या चाहिए, बॉडी, आपसे अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितना है, बिना देखे आगे कम, मुझे भाई देखो, अगर ऐसे स्टूडेंट तुम यहां नहीं बैठे हो तो पहले तो तुम बैठे ही नहीं होगे, अगर ऐसे स्टूडेंट हो नहीं पढ़ने पुढ़ने वाले, पढ़ने पुढ़ने की बात नहीं है, हम टॉपिक को तरीके से समझ रहे, 11 हो गया, मांग लो जो मांगना है। अब इधर देखो, चलो एफ नेट, जो नेट फोर्स है वो इस केस में 0 न्यूटन हो चुका है। क्या तुमने यही कहा था कि नहीं कहा था? अपने आप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और मुझे पहले ही कह देना, अब तुम्हारी ईमानदारी है, तुम मेरे पूछने से पहले टाइम स्टैम्प के साथ नीचे बोलो कि मास्टर मैंने कहा था, फिर बदलो मत अपने कमेंट, ये नहीं कि एडिट कर रहा हूं जाकर कि हाँ मास्टर मैंने भी तो यही कहा था, ठीक है ना। हाँ, इससे क्या होगा, अगली बारी में कभी आओगे चेक करोगे कि यार मैंने ये गलती की थी, देखो, तो तुम्हारे लिए एक टाइम स्टैम्प रहेगा कि तुम जाकर के उस टाइम स्टैम्प में कि मैं पहले गलती करता था, अब मुझे क्लैरिटी, ये करती थी। एफ नेट, नेट एक्सटर्नल फोर्स बच्चों ऑन नहीं लिखा हुआ, 0 न्यूटन लिखा हुआ, 0 न्यूटन। अब जो बच्चे नोट्स करते हैं, यही तो होता है, नोट से पढ़ लेंगे, अब उसको ऑन बढ़ के याद करके आ जाएगा, फिर कभी ऑफ भी लिख देगा, ऑन का ऑफ, ऐसे ही होती है मिसकम्युनिकेशन। तो बच्चों देखो, नेट फोर्स इसमें क्या, 0। अब नेट फोर्स 0 का मतलब आम धारणा क्या है, आम धारणा लोगों की है नेट फोर्स 0 मतलब बॉडी रुक गई, चलना फोर्स नहीं लग रहा, बॉडी रुक गई। लेकिन हमने क्या देखा अभी कि फोर्स नेट 0 होने के बावजूद भी बॉडी चलती भी और रुकी भी दोनों हो सकती है। रुकी हुई बॉडी भी मतलब सेम वेलोसिटी है थ्रू आउट, और चलती हुई बॉडी एक समान वेलोसिटी रखे, यानी वेलोसिटी बदले ना, दोनों में एक ही बात कॉमन है, दोनों की वेलोसिटी नहीं बदल रही, लेकिन केसेस दोनों अलग अलग हो सकते हैं, नेट फोर्स के बावजूद भी बॉडी चलती हुई हो सकती है मेरे भाई। तो बच्चों अब सवाल है कि क्या बॉडी चलती हुई होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये पूछा था उसने, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो पीछे का गणित कहता है कि 0 फोर्स पे तो बॉडी रुक भी सकती है, चल भी सकती है, दोनों काम हो सकते हैं, चलेगी तो एक समान वेलोसिटी से चलेगी, यूनिफॉर्म, नहीं चलेगी तो 0। इसका जवाब होगा बच्चों, बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी आपकी चलती रहेगी। बोल रहा है द बॉटम सरफेस, बोल रहा है विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग, यस इट विल कंटिन्यू मूविंग, व्हाई इज इट सो, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो बच्चों था, उसने क्या कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो वो उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में वो थी, यानी कि जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं पड़ रहा, बॉडी विल रिमेन एट द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब इस केस में इसको अगर हम देखें, ये ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी कंडीशन क्या है, मूविंग का, तो ये मूवी करती रहेगी, क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 न्यूटन, कोई फोर्स नहीं पड़ रहा, तो ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी, और राइट नाउ इसका स्टेट है मूविंग स्टेट। गॉट इट? हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। मुझे लगता है क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है, सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि खाली मैं कॉम्प्रोमाइज करवा रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा, क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है। कोई डाउट है जरूर पूछना, टाइम स्टैम्प के साथ मैं जवाब दूंगा उसका ऑडियो में। मैं एक सवाल पूछ के जा रहा हूं कमेंट सेक्शन में, टाइम स्टैम्प के साथ का जवाब बताना। ये फ्रिक्शन का टाइप क्या है, मैंने तुम्हें टाइप बताया फ्रिक्शन, मुझे तुम्हें टाइप बताना है, देखता हूं क्या बताते हो। बहुत प्यारी बात, ड्रॉ पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट और नेट फोर्स इज एक्टिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच, अच्छा नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, जिसपे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, ऐसे के लिए देखो इसने पुराने कॉन्सेप्ट्स को हमारे ताजा कर दिया जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ गए, पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम। प्लीज मेक श्योर कि आप पिछले चैप्टर को, उसकी एक्सरसाइज जो मैंने डिस्कस करी उसको ध्यान से देख के आओ, नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा बच्चों। थोड़े थोड़े से चैप्टर है, लेकिन अगर अभी अच्छे से पढ़ लोगे आपकी नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो जाएगी आगे के लिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, नहीं भी तो 11वीं 12वीं का आप बहुत सारी चीजें अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोगे। ये बोल रहा है पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। अब हम समझ चुके हैं कि नेट फोर्स एक्ट नहीं करने का मतलब क्या, तो मैंने उसके लिए 4 पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने, मैंने काम कर दिया। मुझे इतना तो पता है लाला
मुझे इतना तो पता है कि नो नेट फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रुकी हुई है। ये मैं आम जनता की तरह नहीं मानूंगा इस बात को कि फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी रुकी हुई, ना दादा ना। चलती हुई बॉडी में भी नो नेट फोर्स जीरो, मतलब नो नेट फोर्स की कंडीशन हो सकती है। बॉडी चल रही है विदाउट फोर्स, हो सकता है ऐसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी। तो इसीलिए इसके पोजीशन, तो हमने बोला दो केसेस हो सकते हैं नो नेट फोर्स के। क्या? एक तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है, गलत कह रहा हूं तो बोल दो, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। अभी कोई बोलेगा मास्टर अभी ऑन था, ऑन हो गया। इधर देख चल, ये वाला क्या होगा बच्चों, ये यूनिफॉर्म मोशन का, सिर्फ मोशन नहीं लिख रहा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का केस, जिसमें v मीटर, आई एम सॉरी, v मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो हमें समझ में आया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस पे आप बोल रहे हो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह वगैरह नहीं लग रहा, अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों, तो वो दो केसेस रख सकता है, या तो वो एक समान गति से चल रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या तो फिर वो रेस्ट में होगा। अब पोजीशन टाइम ग्राफ जब हमें बनाना है, कई बार लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, जो सही नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ ही कहना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस होता है ना। तो दिस इज ऑलवेज पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ यानी पोजीशंस होंगी, आपको पिछले लेक्चर में आपने प्यार से देखा यार, झूठ मत बोलना यार, है ना। और इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए बना, वेलोसिटी को मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में हमने लिया, और यहां पे पोजीशन को हमने मीटर में लिया। बच्चों देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, क्या उसकी पोजीशन बदल रही है? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ही कहती है रेस्ट किसे कहते हैं, जब पोजीशन ना बदले उसी को रेस्ट कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, आप रेस्ट में हो। तो अगर, अब देखो इसमें बुक में इसको अलग तरीके से दिखाया, लेकिन मैं इसको जनरलाइज वे में दिखाऊंगा। बुक में इसको ऐसे टाइप का बोला गया, लेकिन वो जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो। एग्जांपल के लिए, जैसे ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, और ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट कर लेता हूं, ऐसे समझाने के लिए x इज इक्वल टू 5 मीटर का पॉइंट कर लेता हूं। आपके यहां रास्ते में एक शॉप है, आप यहां पर आ रखे थे, आपने अपनी स्टॉप वॉच को आप चेक करना चाहते हो, आपके, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे का है, तो ये ऑलरेडी x इज इक्वल टू 2 का पॉइंट है। तो आप ऑलरेडी, अगर मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी है, मैं देखना चाहता हूं कि आपको अपने घर से वगैरह स्कूल जा रहे थे, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया आप यहां पर पहुंचो इस जगह पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे आप ऑलरेडी x इज इक्वल टू 2 पे हो सकते हो क्या? बिल्कुल हो सकते हो। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 होना ये कोई कंपल्शन नहीं है। मतलब जब मैंने टाइम स्टार्ट किया तब आपने भी चलना स्टार्ट किया, हाँ ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। मैंने टाइम स्टार्ट जब किया आप यहां पहुंच गए थे उस समय, तो ऑलरेडी यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड है अपने रेफरेंस पॉइंट से। ऐसा हो सकता है कि t इज इक्वल टू 0 पे x कुछ हो सकता है, तो ये जनरलाइज केस है, ये जो यहां पे लिखा मैंने, तो इसीलिए मैंने इसको कुछ x नॉट पॉइंट कह दिया समझाने के लिए कि t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने ऑब्जर्व किया, t मतलब समझाने के लिए t इज इक्वल टू 0 पे मैंने ऑब्जर्व किया, यहां था, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे भी यहां था, 2 सेकंड पे भी यहां था, 3 सेकंड पे भी यहां था, थ्रू आउट द टाइम मैं देखता गया इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। ऐसा मत बोलना ये चल रहा है इस लाइन के ऊपर, कोई नहीं चल रहा किसी के ऊपर। t इज इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप देख रहे हो इसकी पोजीशन आपको सेम स्टेडी दिख रही है, सेम पोजीशन पे ये मौजूद है। दैट इज व्हाई इट विल बी एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट की कंडीशन में, क्योंकि कोई पोजीशन चेंज नहीं है इस भाई के पास, तो ये रेस्ट का कंडीशन है, आप समझ गए। देखा करो ग्राफ किसके बीच में। अब वेलोसिटी की बात करें, अब आप जरूर कहोगे क्योंकि अगर वो रेस्ट में तो वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पोजीशन में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी तो जीरो है। अब वेलोसिटी जीरो यानी कि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो टी की एक्सिस पे वी जीरो होगा। अभी बिल्कुल आप कहोगे कि किसी भी टाइम पे हम देख रहे हैं हमें वेलोसिटी हमेशा थ्रू आउट क्या मिल रही है? जीरो। ये अभी बिल्कुल सही बात है, अभी ये लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, अभी बिल्कुल ग्राफ ऐसा बनेगा कि किसी भी मूवमेंट टाइम पे देखोगे आप वेलोसिटी के लिए ऊपर जाने नहीं पड़ रहा, वेलोसिटी वहीं बैठी है 0 0। किसी भी 1 सेकंड 1,0 2,0 3,0 मतलब किसी भी सेकंड पे आप देख रहे हो वेलोसिटी 0। इसके कोऑर्डिनेट को आप समझाओगे 1,x 2,x 3,x 4,x, यानी किसी भी सेकंड पे देख रहे हो वो x का x ही है, x नॉट ही, समझे? तो ऐसे ठीक है। अगर ये चीज को यही चिपका दिया जाए तो वो मानने वाला, जैसे आपकी बुक में वो मानने वाले मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में 0 पे ही था और थ्रू आउट 0 पे ही है। मैंने इसे जनरलाइज किया, आप समझे होंगे इस बात को, शायद कोशिश करो समझने की। अब ये केस है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मास्टर जी फिर से वही काम करते हैं, एक्स को ले लेते हैं मीटर में यानी कि पोजीशन हो गई, और ये ले लिया हमने टाइम, टाइम को ले लिया हमने सेकंड। ऐसे ही यहां पर ये हमने वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में, और यहां पर हमने टाइम ले लिया सेकंड।
अब कोई आपसे बोलेगा, बच्चों ध्यान से देखना प्लीज यार, कोई बोल रहा है मास्टर यूनिफॉर्म मोशन है इस बार, यानी कि अब देखो यार, अब बच्चों मैं ना बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, इसलिए प्लीज देखा करो, मतलब देख लो खुद ही, अगर तुम लोग देखते ही समझ गए तो मुझे 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 भी टेंशन नहीं रहेगा यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया मेरे, अगर तुम देखते ही समझ गए और तुम्हें डाउट्स क्रिएट होने लग गए, क्यों क्या कैसे मास्टर, देखना चाहिए था ना। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर 1 सेकंड में आप देखोगे, अगर ये 2 मीटर चला है 2 मीटर की पोजीशन में, तो अगले 2 सेकंड में पक्का 4 मीटर की पोजीशन में होगा, अगले 3 सेकंड में पक्का 6 मीटर की पोजीशन पे होगा। समझ रहे हो, मैंने अलग से बना के डब्बा बना के दिखाया था उस दिन, याद करो, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देता है, और आप इतने समझदार जरूर हो कि मुझे एक बात का जवाब दे सकोगे, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, मुझे बता दो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। मैं मान जाऊंगा कि ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, इन पे मुझे मेहनत सच में करनी चाहिए जैसे मैं कर रहा हूं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं तुम पे मेहनत कर। अगर तुम लोग इसका जवाब बिना कॉपी किताब इधर उधर देखे पीछे आगे देखे, अगर तुम बता पा रहे हो सीधे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ कि मास्टर जी मैंने बिना देखे बताया कि इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली किस चीज को, तो मैं मान जाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि तुम पर एफर्ट मुझे मारने चाहिए उस हिसाब से, वरना ठीक है ना यार, एक किताब खोल दूंगा यहाँ पे रीडिंग करता रहूंगा, चल जाएगा काम तुम्हारा भी, क्या रीडिंग ही तो करनी है, कर लूंगा आकर के। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब बच्चों मैं भी जब तुम्हारी तरफ था ना जब छोटा बच्चा, तो मुझे भी तकलीफ होती थी कुछ चीजों में, जैसे ये और ये एक जैसे है, मैं ऐसा सोचूंगा, क्या तुम भी ऐसी सोचते हो जैसे मैं बचपन में सोचता था? ये दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही कह रहा है, वो कुछ और ही कह रहा है, ये पोजीशन और टाइम के बीच का, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, ये बता रहा है कि टाइम बदलने के साथ पोजीशन नहीं बदल रही, इसका मतलब रेस्ट है, ये बता रहा है कि टाइम बदलने के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रही, इसका मतलब रेस्ट नहीं है, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट डजंट मीन इट इज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, इट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, नो, रेस्ट में नहीं है, हाँ एक्सेलरेशन में नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, यूनिफॉर्म मोशन है। मुझे एक बात बताओ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जैसे हाँ मैं पूछता हूं, अगर तुम मुझे बता पाओगे एरिया अंडर दी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्या क्यों क्या कैसे क्या, मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मैं किसी टाइम t1 से किसी टाइम t2 के बीच में एक एरिया अंडर देखता हूं, तो मुझे बताओगे कि वो एरिया अंडर द ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है विद टाइम स्टैम्प। देखता हूं बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, चीजें बहुत आसान है लेकिन उतनी ही टफ हो जाएंगी अगर आप लोगों ने इनको सीरियसली नहीं लिया तो। अगर एक स्मूथ लाइन में चलते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा ऑब्वियस लगेंगी चीजें, थोड़ा सा भी ब्रेक करोगे, कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ लोगे कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये याद कर लेता हूं, बाय बाय, फिर तो गॉट इट, पूरी स्टोरी क्लियर है। न्यूटन सेकंड लॉ, बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है कि अभी आपने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा, बल की परिभाषा पढ़ी, फोर्स की परिभाषा क्या पढ़ी कि बल वो है जो, मतलब फोर्स वो है बेसिकली जो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट से कुछ और में आ जाएगा, रेस्ट का नहीं रहेगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। अगर वो ऑलरेडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को बदलवा देगा, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी या उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, फोर्स कुछ तो करेगा, एक तो काम करेगा, मतलब फोर्स कुल मिला के वेलोसिटी चेंज करता है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाता है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ जाता है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही ऑब्जेक्ट किसी v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी में चला जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ कहता है दादा ये तो पढ़ लिया आपने फोर्स क्या करता है, लेकिन फोर्स का न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी होती है, क्वांटिटेटिवली फोर्स का क्या मतलब है, अमाउंट कैसे निकालोगे फोर्स का, फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है, ये फोर्स के कंसिक्वेंसेस तो तुम्हें समझ में आ गए कि वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फोर्स का अमाउंट क्या है, फोर्स की क्वांटिटी कैसे मेजरमेंट की जाती है, कितना फोर्स लगेगा कैसे पता चलता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक ब्यूटीफुल लॉ ऑफ मोशन है, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं क्योंकि इसी से फर्स्ट और थर्ड लॉ को निकाला जा सकता है। अगर सिर्फ सेकंड लॉ आपके पास है तो इसी पे काम करके आप फर्स्ट लॉ भी निकाल लेते हो, थर्ड लॉ भी निकाल लेते हो, अगले ग्रेड्स में आप देखोगे इन चीजों को। When a net force acts on an object, अगर कोई नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, एक when a net force acts on an object then object accelerates in the direction of the external or net force। जब किसी आप ऑब्जेक्ट पर बच्चों एक फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है, एक्सेलरेट होने का मतलब वेलोसिटी चेंज कर देता है, और वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन वही होता है जो नेट फोर्स का डायरेक्शन था। आप मेरी बात समझो, और जो ये जो एक्सेलरेशन जो डेवलप हुआ, एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी चेंज का हुआ,
इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो आपने नेट फोर्स लगाया था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही सेकंड लॉ है जो मैंने यहां पर लिखा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। ये कहना चाह रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल सिंपल सी है कि व्हेन एन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट एक्सेलरेट्स। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि जब भी किसी बात ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा वो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करवा देगा, स्टेट चेंज करवा देगा, इसका मतलब उसको एक्सेलरेट हो गया। अब वो एक्सेलरेशन के बारे में बता रहे हैं कि किस बात पर डिपेंड करता है। दे आर सेइंग कि दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फोर्स। वो जो फोर्स लगाया था आपने, जो आप नेट फोर्स जिसे आप कह रहे हो, वो जो फोर्स नेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे 10 तरह के फोर्स लग रहे हो सकते हैं। आप 10 को नहीं देखो, आप उन 10 से क्या मिला जुला करके क्या मिल रहा है बस वो। एंड ऑल्सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप खुद सोचो, मैंने एक फुटबॉल रखी है, मैंने उस पर फोर्स मारा है पैर से, मैंने उसी फुटबॉल की जगह तुमने आकर फोर्स को फुटबॉल की जगह पत्थर रख दिया वहां पर, फुटबॉल का पेंट करके मास्टर की टांग में लग जा करके। यही करना बस, तुम लोग पढ़ाता रहो, तुम लोग ऐसा करते रहियो। तो तुमने वहां पर फुटबॉल की जगह पत्थर रख दिया, मैंने फिर से मारा, आइला पैर की ऐसी की तैसी हो गई, फुटबॉल को उसको पत्थर को कुछ नहीं हुआ, वहीं का वहीं रहा। हुआ क्या कहानी? फोर्स अब ऐसी वो फुटबॉल है, एक दूसरी कोई बॉल है, बास्केटबॉल है, एक वॉलीबॉल है, सबके अलग अलग मासेस हैं, तो सब में एक्सेलरेशन का टाइप अलग अलग होगा। अगर तुम जनरल नॉलेज से समझ पा रहे हो कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना एक्सेलरेट कम होगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? एक फुटबॉल है बिल्कुल हल्की हल्की, तुमने से किक मारी आराम से चलेगी। एक थोड़ी बास्केटबॉल टाइप की, वॉलीबॉल टाइप की, थोड़ी सी भारी भारी टाइप की है, उस पर मारी, वो नहीं इजीली जा रही। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होता है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज करने का जो रेट है वो कम होता है। इसी को बच्चों इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया कहते हैं इस चीज को कि कोई ऑब्जेक्ट जो रहता है वो उसकी एक तरह की इनेबिलिटी होती है कि वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जिस स्टेट में वो है मौजूद। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ये इनर्शिया है बेसिकली। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। यानी कि भारी चीज है ना, तो भारी, और इनर्शिया का सीधा मतलब होता है जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। अगर भारी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो भारी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, यानी वो अपना स्टेट आसानी से चेंज नहीं करेगा, वो रेस्ट से आसानी से मोशन में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर वो वही वॉलीबॉल तुम्हारी तरफ भागते हुए आ रही है मोशन में, तो भी वो इतनी आसानी से नहीं अपना स्टेट चेंज करेगी, वो रुकेगी इतनी आसानी से नहीं, कहने का मतलब है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर भारी ऑब्जेक्ट होगा तो एक्सेलरेशन कम होता है, हल्का ऑब्जेक्ट होता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। हल्का ऑब्जेक्ट जल्दी से अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेता है। इन दोनों को अगर तुम मिक्स करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट यहाँ पे हटाते हैं ना, तो ऐसा कुछ के प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कहते हैं इसे, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो, उसकी वैल्यू इस केस में बच्चों के इज इक्वल टू ना 1 होती है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो ए बराबर एफ अपॉन एम है कुल मिलाकर, और यहां से आप लोग समझ सकते हो एफ बराबर कितना हो गया, एम इंटू ए हो गया। ये रिलेशन हमारे पास निकल कर क्या, वो जो नेट फोर्स है वो समझ में आया कि वो एम ए के बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। ऑल्दो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, अभी आप फर्दर ग्रेड्स में जाओगे तो एक अलग डेफिनेशन आएगी जो मोमेंटम की भाषा में बात करती है। अभी आप मान के चल रहे हो कि आप एक ऐसे उसकी बात कर रहे हो जहां पर मास नहीं बदलता। फुटबॉल है, किक मार रहा हूं, फुटबॉल का मास थोड़ा बदल जाता है, लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर मासेस बदलते हैं। जैसे आप रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसका फ्यूल कम होता रहता है, जिसके कारण उसका मास वगैरह कम हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू मास वेरी करता है, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला कुछ और होता है। अभी हम ऐसे केसेस पे बात कर रहे हैं जहां पर हम मान के चल रहे हैं मास कांस्टेंट होता है, अभी नॉर्मल, ठीक है ना, डे टू डे लाइफ कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है तो उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका मास जैसा था वैसा ही था। अभी बेड है, बेड को धक्का मार रहा हूं तो बेड का मास कम ज्यादा नहीं हो जा रहा, उतना ही रहेगा। तो ये एक बच्चों निकल के आया। अभी इसमें क्या है कि अगर आप जैसे बोलोगे कि अगर आप बोलोगे कि इफ, अगर मैंने बोला कि इफ जो मास है एम है, मैंने बोल दिया अगर एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, मैंने कह दिया इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो इसकी यूनिट यही होती है एक्सेलरेशन। देन आप मुझे खुद बताइए एफ कितना होगा, एफ होगा 1 किलोग्राम एम के प्लेस पे, और ए के प्लेस पे 1 मीटर सेकंड इनवर्स 2। इसको बच्चों मैं नेक्स्ट स्टेप में सीधे कह सकता हूं एफ बराबर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। इस पूरे को बच्चों न्यूटन कह देते हैं, इस पूरे को ही न्यूटन कहा था, जो हम न्यूटन कह रहे थे। तो 1 न्यूटन को हमने डिफाइन किया, तो 1 न्यूटन बेसिकली क्या होता है वो हमें समझ में आ रहा है। 1 न्यूटन का मतलब है कि किसी 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अज्यूम करो, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है, तुमने उस पर इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है जिससे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड का चेंज कर गई।
हो सकता है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जीरो पे, रेस्ट पे, तुमने उसे 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज करवा दिया 1 सेकंड में, या फिर वो ऑलरेडी पहले से चल रहा था, मान लेते हैं वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले से चल रहा था 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, तुमने ऐसा कुछ धक्का मारा कि उसकी स्पीड अब 26 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर जब तक तुम्हारा फोर्स है तब तक उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट कर रही है। अगर उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड का लग गया, यानी हर एक सेकंड में वो 25 से 26, 26 से 27 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड हो रहा है तुम्हारे फोर्स की प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे कि तुम्हारा फोर्स 1 न्यूटन का है उस समय। ये इसका छोटा छोटा सा मतलब। 1 न्यूटन को वैसे तुम अलग तरीके से और भी समझ सकते हो, अगर तुम अपने, चलो मैं भी दिखाता हूं, आगे मैंने लिखा ही हुआ है, यहीं पे रहो। हाउ मच डज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फील। देखो अगर तुम अपनी हथेली के ऊपर एक 100 ग्राम का कुछ एक वेट रख दो ना, तो तुम्हारी हथेली पर वो वेट को धक्का मार रहा है नीचे को, ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे को धक्का मार रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहेगा अभी थोड़ी देर बाद कि तुम्हारी हथेली भी उस पर उतना ही धक्का मारेगी जितना उसने मारा। अब वो मारता कितना धक्का 100 ग्राम का, वो मारता है 1 न्यूटन का। अभी हम पता लगाते हैं कि कैसे, अभी न्यूटन आते हैं, चलो मैं बता देता हूं तुम्हें कैसे। देखो बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, और बच्चों मास ना कोई डायरेक्शन नहीं रखता, ए रखता है डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, ये इसीलिए वो वर्ड वहां पे यूज हो रहा था कि एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हल्की सी बात कहता हूं, समझना। वैसे मैं कहता नहीं हूं आमतौर पे किसी से, लेकिन तुमसे कहने का मन कर रहा। अगर कोई चीज ऐसे होती ना, तो अभी फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है बच्चों। अगर फोर्स यहां है तो एक्सेलरेशन यहां है, क्योंकि नेगेटिव साइन है। अगर यहां पर नेगेटिव साइन नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो इसका मतलब ये होता कि फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में। हाँ, फर्क इतना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का 2 गुना है, ये समझ में आता है। यहां पर क्यों कह रहे हैं कि हमेशा फोर्स एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो डायरेक्शन ऑपोजिट कभी नहीं हो सकती, सिमिलर ही रहेंगी, इसलिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं ऐसा कि एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि मास विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव थिंग। तो आप थोड़ा सा समझोगे, पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, अरे मास्टर ये क्या हो गया, ठीक, तो आई होप समझोगे बच्चों। तो अभी ना मैं एक बात बताता हूं, जैसे जब आप अर्थ की बात कर रहे होते हो, अर्थ का जो सेंटर होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा हुआ चला आता है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल पुल महसूस होता है। अब अगर वो फोर्स है, तो अभी हमने पढ़ा अगर फोर्स है तो वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो नो डाउट जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, आपने बॉल फेंकी और नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में, वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाते 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 आ रही है, और वो स्पीड जो बढ़ रही है, वो वेलोसिटी जो बढ़ रही है, उसका रेट क्या है? उसका जो रेट होता है, बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है उसके नीचे गिरने का, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीमेंट, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। इन शॉर्ट में कभी कभी लोग इसे मोटा मोटा बोल देते हैं कि रफली यार लेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेशन पर्पस से थोड़ा एस्टिमेट करें, और इस एक्सेलरेशन को लोग स्पेशली जी बोल देते हैं, ग्रेविटी, मतलब वो वही है, जी वही है जो ए होता है, बस एक स्पेशल नाम हो गया स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में को मिलने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसे एक्सेलरेशन महसूस होता है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन महसूस होता है, नो डाउट। कितना महसूस होता है? तो हर ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड का एक इंक्रीमेंटल वेलोसिटी चेंज मिलता है नीचे गिरने पर, ऊपर गिरने पर ये डिक्रीमेंटल हो जाता है। अगर आपने 50 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें कि कब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। अगर तुमने 50 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, डेटा तुम्हारे सामने लिखा है, कौन सा ऐसा टाइम होगा, कितने टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पर होगा? क्योंकि इतना तो तुम्हें मानना चाहिए कि जैसे जैसे तुम ऊपर फेंकते हो वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। अब मुझे तुम इसका जवाब दोगे टाइम स्टेप के साथ, आई होप ये समझ में आया होगा। तो हाँ, तो बच्चों ये हो गया। तो ऐसे ही ना, जब जैसे तुम्हारी हथेली, अब मैं तुम्हारी हथेली तो बना नहीं पाऊंगा मैं तुम लोगों की, तो जैसे तुम्हारी हथेली के ऊपर ये ब्लॉक रखा था, जिस ब्लॉक की बात की जा रही, अब वो ब्लॉक के बारे में बोला गया कि 100 ग्राम का है। देखो मेरे भाई, अगर वो 100 ग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, 100 ग्राम का ब्लॉक है, तो इसके कारण जो उसको ग्रेविटेशनल पुल महसूस होगा, F इज इक्वल टू एम ए के कारण, वो m इंटू जी बोल सकते हो तुम। इसीलिए एम जी कुछ और नहीं, वेट होता है। जो वेट होता है ना हमारा, वो कुछ नहीं होता, ग्रेविटेशनल पुल ही है हमारा, कि कितने फोर्स से हमें कोई खींच रहा है, उसे वेट कहते हैं। आमतौर पे हम कह देते हैं कि हमारा वेट 60 किलो है, 70 किलो है, लेकिन वेट किलो में नहीं होता, किलो में तो मास होता है।
वेट होगा न्यूटन में, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन विल गिव यू न्यूटन टाइप की चीज। तो जो आप देखते हो वेट, वेट जब भी आप बोलते हो वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होनी चाहिए, वेट की यूनिट तो न्यूटन होनी चाहिए, क्योंकि वेट क्या है, वेट ये है m इंटू जी, ए के प्लेस पे जी आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ग्रेविटी पुल कर रही थी। तो बच्चों अगर इसको 100 को तुम लोग एसआई यूनिट में बदलना चाह रहे हो, तुम 100 को बोलोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, किलोग्राम में बदल जाएगा। रही बात जी की, तो जी को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जी मैंने बोला मोटा मोटा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सब ना क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट किया मैंने, जरूरी है ना एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, किलोग्राम मीटर सेकंड में होने चाहिए। तो ये ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000, तो एफ बराबर कितना आ गया 1 न्यूटन। तो दैट इज व्हाई दे वर सेइंग दिस कि आप 100 ग्राम का अगर वेट अपने हाथ में रखते हो तो बेसिकली नीचे पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होता है, तो वही 1 न्यूटन का फोर्स आपकी हथेली को भी महसूस हो रहा होता है। तो वो कह रहा है कि वही है 1 न्यूटन का फोर्स जो आपकी हथेली को फील हो रहा होगा एक ऑब्जेक्ट रखने पर। आपको लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो ऐसे 10 ब्लॉक रख दो, ऐसे 10 ब्लॉक रख दो, तो अब 10 ब्लॉक रख दोगे तो 10 न्यूटन का। अब जो तुम्हारे हाथ को ऊपर को जो तुम्हारे हाथ में भार महसूस हो रहा है, तुम्हारा हाथ उन्हें टिका रखा 10 न्यूटन, इसका मतलब तुम्हारा हाथ 10 न्यूटन सह सकता है, 10 न्यूटन का रिस्पॉन्स कर सकता है। तो बढ़ाते रहो एक बार, देखो तुम्हारे हाथ की हैसियत कितनी है, कितने न्यूटन को रिस्पॉन्ड कर सकता है। समझ रहे हो बात को? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें समझाने की, देखो डाउट्स हो सकते हैं लेकिन वो डाउट होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ ही समझ नहीं आ रहा मास्टर मेरे, तो ऐसा नहीं। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे क्लेरिफाई करो कि क्या समझ नहीं आ रहा, वो मैं समझाऊंगा। A student is trying to push a stationary block of 25 kg on a horizontal floor. The maximum force of friction opposing the motion is 50 Newton. बच्चों देखो बोल रहे हैं कि a student is trying to push a stationary block of 25 kg on a horizontal floor. एक बच्चा है, इसको भी करामाते सूझ रहे कि गर्मियों की छुट्टियों में 25 किलोग्राम का नहीं करता है ये सारे काम उठपटांग से। स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम इस स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, इस बार ही कैसा है स्टेशनरी ब्लॉक है बच्चों, ये रुका हुआ ब्लॉक है, पिछली बार की तरह मोशन वाला नहीं। 25 किलोग्राम के ब्लॉक पे उसने हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक पुश करना चाह रहा है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन। अब समझ रहे हो इसने क्यों बात करी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसको पता है कि स्टैटिक ये रुका हुआ है और स्टैटिक फ्रिक्शन तो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो इसने एक टर्म दे दिया तुम्हें कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि उसकी लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो उसने बता दिया अपोजिंग दिस मोशन, यानी कि इसमें मैक्सिमम जो फोर्स लग सकता है, ये मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है फ्रिक्शन वाला 50 न्यूटन का है। तुम समझ पा रहे होंगे, मैं यहां पे लिख भी देता हूं मैक्सिमम, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल करते करते कहां तक पहुंचता था, determine the displacement of the block in 2 seconds if Rahul pushes it with a constant force of 50 न्यूटन। यानी कि इसके दो केसेस हैं, तो दो बना देंगे हम केसेस, ठीक है ना। एक केस ये हो जाएगा और एक केस यहां पे हो जाएगा, यहां पे पहला वाला कर। तो दादा ध्यान से देखो, वो बोल रहा कि डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकंड्स इफ राहुल पुशेस इट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। मेरा भाई राहुल लगा हुआ यहां पे फोर्स मारने में, एफ एक्सटर्नल मारा मेरे भाई ने, कितना कितना हुआ 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा। अब दादा मुझे वो बताओ 50 न्यूटन आगे लग रहा और इसकी लिमिटिंग, ये अगर ये 10 न्यूटन लगा था तो मुझे बताओ कितना लगा था, मैं मान जाऊंगा टाइम स्टैम्प के साथ। अगर ये राहुल 10 न्यूटन लगा रहा था तो ये कितना लगा रहा था, मुझे इस बात का जवाब देना। टाइम स्टैम्प के साथ जवाब नहीं दोगे तो उड़ा दूंगा। अब इधर देखो, अभी 50 न्यूटन लगा, इसकी हैसियत है 50 तक की, तो इसने भी 50 लगा दिया, बोला बात खत्म। ये गलती से 51 लगा दे, ये बेचारा 51 नहीं लगा सकता, ये 50 ही लगा क्योंकि इसका मैक्सिमम है, तब ये 1 न्यूटन का एडवांटेज ले लेगा राहुल। लेकिन राहुल दादा को कुछ पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा, राहुल दादा 50 ही न्यूटन लगा रहे, तो यहां 50 न्यूटन लगा रहे, तो ये भी 50 न्यूटन लगा रहा, तो नेट फोर्स क्या हो गया 0। मैं मान जाऊंगा अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने इस बात का जवाब दे दिया। किस बात का, जैसे पहले क्वेश्चन में था, बताओ राहुल 50 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहा है तो मुझे वह बताओ कि बॉडी किस स्टेट में रहेगी, रेस्ट में या मोशन में, मुझे खुद बताओ। मैं जवाब भी नहीं दूंगा इस बात का, क्या करने पड़ा रहा मैं इतनी देर से, अगर मैं इसका जवाब दूं तो मैं कर क्या रहा, अगर मैं ही बताता रहूं तो उसको। तुम्हारे सामने सारी बातें, मुझे टाइम स्टैम्प के साथ जवाब चाहिए। जो बच्चा सारे क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प के साथ जवाब देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और सही जवाब होने चाहिए सारे, ठीक है ना। एक ही अलग अलग कमेंट नहीं, बाद में अपने सारे कंपाइल करो और एक कमेंट, उस सारे को फॉर्म को एक कमेंट कर दो कि मास्टर इस टाइम स्टैम्प में ये था, इस टाइम स्टैम्प का ये था, देखता हूं कितने तीतर ओढ़ के तुम, उसका कमेंट पिन करूंगा और सही भी होने चाहिए जवाब। तो भाई बोल रहा डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, तो अब आप लोगों को मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसमें दादा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जिस स्टेट में उसमें रहेगा, भी रेस्ट में था ससुरा, रेस्ट में रहेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन NLM। यानी कि क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसलिए कोई वो नहीं है,
अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मास्टर मुझे तो गणित लगा के दिखाओ, गणित लगा के दिखाओ, मैंने कहा चल आ जा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या कहती है, ये होता है। क्या गलत कह रहा हूँ? प्लीज ध्यान रखें कि काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस डेवलप हुई हैं वो तब हुई थी जब हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना था। पीछे जाकर के देखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के कारण। तो जब भी आप इक्वेशंस लगा रहे हो मेक श्योर कि एक्सेलरेशन वहां पर कांस्टेंट हो। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई चल लगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहे थे, यू कितना है, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं, रेस्ट पे 0, टी कितना, कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद, प्लस हाफ कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, अरे मास्टर क्यों मजाक कर रहे गरीब के साथ, एक्सेलरेशन कहां से होगा, होवत बानी F इक्वल टू एम ए होत बानी, तो ए बराबर क्या होत बानी, F अपॉन एम। और ये तो गणित लगा के बता रहा हूं, F कितना है 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा लिख रहे, इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि भाई नेट फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज। अगर मास्टर फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी कहां से चेंज होगी, तो तुम डायरेक्ट, ये सारे ससुरे, ये भी 0, ये भी 0, पूरा 0, डिस्प्लेसमेंट 0। ये है मैथमेटिकल अप्रोच। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ सीधे कह देता है कि भाई रेस्ट में रहेगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई फोर्स ही अप्लाइड नहीं है उसके ऊपर तो जिस स्टेट में उसी में रहेगा। मजा आया नहीं आया? मैथ्स न्यूटन, मैथ्स न्यूटन मास्टर, न्यूटन मास्टर मैथ्स, आगे पीछे हो गया ठीक है, समझ में आया? अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा केस में कह रहा कि भाई 55 न्यूटन का तरीके। राहुल जाग गया, राहुल ने मास्टर के लेक्चर देख लिए, वन शॉट लग रहा। राहुल बोल रहा अब तो मैं 55 न्यूटन लगाऊंगा, अब देखता हूं ससुरा कैसे आगे बढ़ता है। पता है क्यों राहुल टेंशन में क्यों था? क्योंकि राहुल बेचारा 50 एकदम थोड़ा लगा रहा, बेचारे ने 5 से चालू किया था, वो 5 लगा रहा है, ये भी 5 लगा रहा है, वो 10 लगा रहा है, ये भी 10 लगा रहा है, वो 15 लगा रहा है, ये 15 लगा रहा है। अब राहुल ने बोला बेटे लगा के दिखा, 55 लगा दिया मैंने, अब लगा के दिखाइए जरा 55। चलो हटा सावन की घटा, ये 50 में बैठा रह जाएगा। क्यों बताओ? ये 50 में बैठा रह जाएगा। अब राहुल मस्ती मार रहा, राहुल बोला दादा इधर आजा, नेट फोर्स दिखाता हूं तुझे कितना होगा। क्या बोला था, नेट फोर्स कैसे निकलता है? नेट फोर्स निकलता है दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर, और किस डायरेक्शन में जो डोमिनेट कर रहा होता है फोर्स, ये वाला डोमिनेटिंग है, 55 माइनस 50, यानी कि 5 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। राहुल ने तोते उड़ा दिए इसकी इस बारी में फ्रिक्शनल फोर्स के। तो अब राहुल मेरा भाई क्या कर रहा, नेट फोर्स लगा के बैठ रहा 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में राहुल ने फोर्स लगा दिया। 5 न्यूटन का राहुल ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा दिया बच्चों, फोर्स लगा दिया। अब अगर फोर्स है तो भैया न्यूटन दादा का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा बॉडी के ऊपर, और नींद आ गई यार, नींद में तो हूं वैसे। तो अब F इज इक्वल टू एम ए से A इज इक्वल टू आप बोलोगे F अपॉन एम, F यही है 5 अपॉन 25 इसका किलोग्राम था, A बराबर कितना हो गया दादा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों कब नहीं होती है फिजिक्स, जब आप फिजिक्स में सिर्फ मैथ्स लगाते हो। मैथ्स लगानी है लेकिन सिर्फ मैथ्स नहीं लगानी, जो जो लिख रहे हो सेंस के साथ लिखो। मैथ्स आपकी हेल्प करती है आपकी बात को जस्टिफाई करने में। अभी एक्सेलरेशन आना था कुछ, क्यों? क्योंकि फोर्स लगा था मेरे भाई, फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होता है। स्लाइड नंबर 1, वेलोसिटी चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। कितना होता है उसके लिए सेकंड लॉ बोलता है इतना होता है। सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव नॉलेज देता है, सेकंड लॉ बोलता है दादा होता कितना मैं बता दूंगा, होता क्यों है वो फर्स्ट लॉ से जाके पूछो। तो बता दिया इसने, मैंने बोला भाई ये भी बता दिया। बोल रहा, मैंने बोला और क्या करना, बोल रहा मास्टर वो डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा वो तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर आराम से हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सीधा वहीं से निकलता है। अब ऐसा नहीं है कि मास्टर क्या सी से निकल सकता, नहीं, पहले और तीसरे की हेल्प से भी निकल सकता है। कैसे? पहली इक्वेशन की हेल्प से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी की हेल्प से v निकालो, क्योंकि u तुम्हें गिवन है 0 है, इसका a तुम्हें पता चल गया है, t तुम्हें दे रखा है उसने, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी की हेल्प से v निकालो। उस v को उठा के थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a में डालो, वहां एक ही वेरिएबल बचा हुआ है s, तब भी निकल जाएगा। मैं मैथ्स का मास्टर हूं भाई, चलना हटा सामान की घटा। नहीं तो फिर ऐसे कर लो डायरेक्टली, सीधे सीधे निकालना है तो एक ही क्वेश्चन क्या से। मेरी बात को रिवाइंड करके दोबारा सुनना जो मैंने कहा, ये नहीं कि नहीं यार इससे निकलना आंसर, छोड़ो ना कौन कर रहा, वैसे निकाल के बताओ। और बताओगे तो बताना ही मास्टर मैंने वैसे भी किया, पहले फर्स्ट से किया फिर थर्ड से किया और तब भी मेरा एस निकल गया। प्लीज बताना मुझे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यू कितना है 0, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट में 2, ए कितना है 1/5, टी कितना है 2 सेकंड बाद देखना था 4 हो गया, 2 ने इसको 2 बार मार दिया, ये 0 हो गया। एस बराबर कितना हो गया 2/5, एस बराबर कितना हो गया 5 चौके 20,
दादा ये हो गया सिंपल मैथ्स, सिंपल मैथ्स भाई 0.4 मीटर चलेगा बस, ये ससुरा 0.4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, मजा आया नहीं है, मजा आना चाहिए। अगर मैथ्स खेलना है तो मैथ्स तुम ढेर सारी मैथ्स में पढ़ लेते हैं ना यार, मैथ्स का नहीं, इसमें मैथ्स का ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलता है, और फिजिक्स का थियोरेटिकल एप्लीकेशन हमें मैथ्स में मिलता है। चल ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने अच्छे तरीके से हमने कर लिया, हम देखते हैं क्या है क्या। ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा। A sports car of mass 1500 kg is moving towards the east and its velocity time graph is shown in the figure. Calculate the force acting on the car during. बच्चों देखो, सबसे पहले ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है क्या? मास्टर मजाक कर रहे हैं क्या आप? ऐसा बोला करो। वेलोसिटी लगातार बदल रही है, टाइम बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन ग्रेजुअली बदल रही है, यानी वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है ये ग्राफ। यहां से लेके यहां तक के बीच में यूएएम को फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पिछले चैप्टर का रोल है इसमें, आज के चैप्टर का नहीं है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं। वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी का बदलना ग्रेजुअल है, स्ट्रेट लाइन में ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का चेंज करेगा 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। चेंज तो है लेकिन कांस्टेंट चेंज है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, यानी दादा ए बराबर कांस्टेंट का एग्जांपल है। अच्छा जी, अभी ऐसे पहले और भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके आगे मास्टर बता दोगे तो मान जाऊंगा मैं आपको मास्टर। अरे तुम क्या मानोगे, दुनिया मानी। चलो इधर देखो, यहां लिखा हुआ इस ड्यूरेशन में 5 से 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मास्टर, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है दादा ये, यूनिफॉर्म मोशन का। और यूनिफॉर्म मोशन के केस में जानते हो क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब फिर मास्टर इसके आगे बढ़ना है, देखो चलो दिखा दो। ओ चढ़ दे सूरज ढल दे देखे, बुझते दीवे पल दे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चल दे देखे। इधर देखो, चलो इधर देखो। अब इसके बाद दादा फिर से देखोगे तो फिर से स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी बदल रही है। अगर तुम समझदारी से काम लो तो वेलोसिटी घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी पहले देखो, इसमें वेलोसिटी 10 है, फिर आगे जाते 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 लास्ट में वेलोसिटी 0 भी हो गई है। कितने बच्चे समझ रहे हैं कि वो बस आ रही थी, बस वाले अंकल ने ब्रेक मारा था, आगे ऑब्स्टिकल पेड़ गिरे थे, याद आ रहा पिछला क्वेश्चन? दादा ये भी वेलोसिटी चेंज है, और चेंज ग्रेजुअल है, सडन नहीं है, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगेन दिस इज, अगेन यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट का है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव किस्म का है, क्योंकि वो वेलोसिटी को यहां से यहां जाने में लगातार इंक्रीज करवा रहा है। 0 से वेलोसिटी 10 तक पहुंच गई, यहां पर वेलोसिटी 10 से 0 पे पहुंच गई, यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये होता है मेरे भाई एनालिसिस। अब पूछ लेना मेरे भाई, क्या पूछ सकते हो? चल ना हटा, सावन की घटा, इधर देखो। चल बोल रहे मास्टर, मैंने कहा हाँ बोलो। बोल रहे कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग जीरो। मैंने बोला दादा एक बात बताऊं। बोल रहे बताओ बताओ। मैंने बोला देख, फोर्स बताना है, मास वास दे रखा, हाँ मास दे रखा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बच्चों देखो यार, मजाक मस्ती से हटके देखो इधर। फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं कि हमने सीखा m इंटू ए होता है। तुम लोगों को लग रहा होगा मास्टर क्या है, ऐसे नहीं देखना होता। देखो कुछ लोग कैसे करते हैं फिजिक्स को, कि जो जो गिवन है उसे लिख लो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगा, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। ना चल, वो मान लिया भूल गया कुछ चीज देना, तो हम बोल तो सकेंगे भाई तुम भूल गए देना। ऐसा थोड़ा ना कि जो जो दिया है उसी में से कुछ ना कुछ बनाने की हो रही होती है, ऐसा नहीं होता। हम खुद आइडिया लगाएंगे क्या हो रहा है। हमें पहले सिचुएशन समझनी है। हमें सिचुएशन क्या समझनी है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग, जो फोर्स लग रहा है कार में इस ड्यूरेशन में बताओ कितने। तो हम बोलेंगे पहले तो फोर्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, पहले ये पता करते हैं। तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यहां पर एक्सेलरेशन मौजूद है, वेलोसिटी लगातार बदल रही है, फोर्स पक्का लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो वो कितना होता है, इतना होता है। अभी वो फोर्स निकालना है हमें, तो हम बोलेंगे m कितना है, 1500 किलोग्राम, किलोग्राम में ही होना चाहिए, ठीक है हमेशा। एक्सेलरेशन कितना है, इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन कितना है। अगर आप लोग को याद होगा, जैसे वेलोसिटी, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ जो पीछे आया था, पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन होती तो उसका स्लोप वेलोसिटी देता यूनिफॉर्म। अभी के केस में इस लाइन का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को समझ में, तो उड़ गएंगे। इधर देखो चलो,
सोचो एक बारी के लिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को ना, टी माइनस जीरो, टाइम टेकन को, इंटरवल को। और अगर मैं बोलूं ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? वर्टिकल चीज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को। तो इन दोनों का रेशियो, यानी कि अगर मैं बोलूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही तो मेरे भाई चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप ऐसे ही निकाला जाता है, खड़ा अपॉन बैठा वाला, चेंज इन का। मैं अभी इस पे ज्यादा बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन पे मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूं। प्रॉब्लम होगी मुझे प्लीज बोलना, मैं अलग से 5-10 मिनट में सेपरेट सेशन लेकर के क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी बात है भी नहीं है। इस पूरी कहानी का मतलब ये है, देखो बच्चों, याद करने वाली चीजें नहीं होती है, याद भी तब होता है जब आपने पहले समझाओ। जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद हो गया, याद करके नहीं हुआ, या फिर इसलिए नहीं हुआ कि मैं पढ़ा पढ़ा के याद हो गया। मुझे समझ है कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जब स्ट्रेट लाइन आती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, और इस स्ट्रेट लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका स्लोप, वो ही एक्सेलरेशन है। यानी कि इस लाइन का स्लोप जो है वही एक्सेलरेशन है, सिंपल सी बात। और स्लोप कैसे निकालते हैं? तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप भूल ना गए हो तो। जैसे ये कोई भी उस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, जैसे एक पॉइंट ये है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप पता कर पा रहे होंगे 5,10 है, क्योंकि इसका x 5 है, y 10 है। गणित मंजरी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे? तो बच्चों, इसका मैं कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को, मुझे पता नहीं आप याद है कि नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मैंने कहा था ये होता है। अगर आप इन दोनों के वाइज का डिफरेंस लोगे, 10 माइनस 0 10 ही होगा, और 5 माइनस 0 5 ही होगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5 दूनी 10, 2 मीटर, मतलब 2 आ गया आपका रिजल्ट, 2 आ गया। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस ग्राफ का यही होता है कि जो ये स्लोप होता है, यही रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। घबराने की कदाचित बात नहीं है। आप खुद सोचो, 5 सेकंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है। अगर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है, तो 1 सेकंड में कितने का होगा? 2 मीटर पर सेकंड का ही होगा। अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, फिर से कोई भी दिक्कत हो रही है ना, मेरे से प्लीज बताना कि मास्टर मुझे ना ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत बहुत आसान है, एक एक करके टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे, ज्यादा दिक्कत। एक कितना निकल गया है? 15 दूनी 30। या तो तुम पूरा लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी, या उसको रिप्लेस कर लो न्यूटन से। पहला वाला हो गया पार्ट यार। अब देखो सेकंड वाला। अच्छा, अब फोर्स है तो डायरेक्शन भी बतानी होती है ना। हाँ, तो आप देखोगे फोर्स है तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन मास्टर ये होगा कि, क्योंकि ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, m हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर एक्सेलरेशन देखो, F इज इक्वल टू ma में m तो पॉजिटिव ही चीज है हमेशा। अब बचे F और a। अब अगर a और f दोनों एक ही जैसे सिंबल रखते हैं, तो दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होगा। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, तो फिर फोर्स भी पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हम बोलेंगे कि मास्टर जी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि फोर्स की दिशा में ही वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यानी कहने का मतलब है अ स्पोर्ट्स कार ऑफ मास इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में ही, यानी जो फोर्स है वो भी क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी क्या है? ईस्ट ही है। जब नेगेटिव हो जाएगा तो ईस्ट का ऑपोजिट जो होता है वो हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, देखते हैं आगे। सेकंड 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में बोल रहे हैं फोर्स क्या होगा। मेरे भाई मुझे ना चेक करने की भी जरूरत नहीं लग रही, मैं सीधे लिखूंगा 0 न्यूटन होगा, मुझे चेक भी नहीं करना। अब अगर 0 न्यूटन हो जाएगा तो फिर डायरेक्शन की तो बात ही क्या करें। और ऐसा क्यों होगा मास्टर 0 न्यूटन? क्योंकि मास्टर फर्स्ट लॉ यहाँ पे लग रहा है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई भी अप्लाइड, कोई भी फोर्स नहीं, मतलब अगर कोई भी एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं था, है ना। यानी कि आप खुद देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका एक ही मतलब है कि एब्सेंस ऑफ फोर्स है वहां पर। क्योंकि अगर फोर्स होता तो वो वेलोसिटी को क्या करता? चेंज करवाता। लेकिन यहां वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी एब्सेंस ऑफ फोर्स है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है। 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच, बच्चों 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में फिर से अगर आप ma निकालने की कोशिश करोगे, ये दोनों के दोनों ग्राफ लिटरली सिमेट्रिक है। यानी कि ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप बिल्कुल एक जैसे हैं, बस नेगेटिव का फर्क है। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें भी ये चीज कितनी है, यहां से यहां तक 10, और ये कितना है 5, तो 10/5 किया तभी आपका 2 निकला। यहां पर भी ये चीज लिटरली 10 है और ये चीज लिटरली 5 ही है, 5, तो 10/5, यहां पे भी 2 ही होगा। लेकिन फर्क क्या होगा? नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं।
मैथ्स, जब आपको फिजिक्स कभी एकदम समझ नहीं आती है, मैथ्स बहुत प्यार से समझा देती है उस बात को। देखो यकीन नहीं आ रहा होगा ना आपको, इधर देखो, इसका कोऑर्डिनेट मेरे साथ प्लीज बोलो, कितना है मास्टर? 10,10, गॉट इट? हाँ, 10x है और 10 ही y है। इसका कितना है यार? 15 इसका x कोऑर्डिनेट है और 0 इसका y कोऑर्डिनेट है। आ जाइए, इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है? मतलब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा उस वाले को, मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आप प्लीज समझ जाना, मैं सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं। अब समझ जाना, ये वाला केस सेकंड वाला केस है, ये वाला केस फर्स्ट वाला था, ठीक है? तो आप समझ जाना, आप स्लोप निकालोगे, आप बोलोगे मास्टर जी y2 माइनस y1 अपॉन x2। अब किसको y2 किसको y1 है, कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी बोल दो, लेकिन ऐसा मत बोलना कि x1 के साथ y2 बोल दे, x1 के साथ y1 ही होगा और x2 के साथ y2 भी होगा, और फिर कोई किसी को भी बोल सकते। जैसे इस 0 में से इस 10 को घटा दो, आप चाहो तो 10 में से 0 भी घटा सकते हैं, टेंशन नहीं है, चलो 10 में से ही 0 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। y इसका डिफरेंस ले लिया, अब 10 में से घटाया था तो आप इसी वाले में से करो, अगर आप 0 में से 10 घटाते तो फिर 15 में से 10 घटाना पड़ता नीचे, लेकिन अब 10 में से 0 घटाया तो अब यहां इस 10 में से 15 घटाओ, आप देखेंगे रिजल्ट कितना रहा है, 10 अपॉन 10 माइनस 15 कितना, -5। आप देखेंगे कितना है रिजल्ट, ये होती है मैथ्स। मैंने कहा था ना नेगेटिव नेगेटिव आ गया। तो स्लोप चूंकि रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, तो ये इस बार का एक्सेलरेशन ये आया जो कि कितना आया, नेगेटिव में आया। आई होप यार मेरे भाइयों को समझ में आया होगा, दीदियों को भी। तो इसका मतलब मास्टर इस केस में एक्सेलरेशन, तो ग्राफ की भी समझ होनी चाहिए। क्यों पढ़ाया आपको लीनियर ग्रोथ, लीनियर डिके जैसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, पॉलिनोमियल में क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इतना टाइम दे करके मैथ्स में, इसलिए अगर उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है तो बच्चा देख के समझ जाए, मास्टर आपने बताया था मैथ्स में गणित मंजरी में कि ये एक्यूट एंगल है इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगा, मास्टर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, चलना। लेकिन नहीं बच्चों, देखो टाइम तो देना पड़ेगा, अगर आपको सच में उस लेवल तक जाना है देना तो पड़ेगा, सूर्य की तरह चमकना है तो जलना तो पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना? और भारी नहीं होता जलना, तुम्हारे साथ मैं भी जल रहा हूं, मैं हर दिन जलता हूं, तुम तो क्या है अभी निकल के निखर के चले जाओगे, मुझे फिर अगले साल दोबारा जलना पड़ता है। इधर देख चल, F इक्वल टू मास, तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, मास तो जितना था उतना ही है। एक्सेलरेशन कितना हो गया इस बार, माइनस का 3000 न्यूटन इस बार। तो एक्चुअली आप ये आया, आप ऑटोमेटिकली समझ चुके हो वैसे डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ। एफ अपने आप बता रहा है कि भाई मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन इस बार क्या है, इस बार अगर वो गाड़ी उस समय कहां को मूव कर रही थी, क्या बोल रहा था वो, ईस्ट, तो ये भी वेस्ट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन। कुल मिलाकर के ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में उल्टा रिलेशन हो गया, समझ में आ रही बात? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा मतलब क्या है, रिटार्डेशन। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर नेगेटिव फोर्स का या नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि अब बॉडी, अब ऑब्जेक्ट रुकने की स्टेट में जा रहा है। तो तुम देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से वो 0 मीटर पर सेकंड पे चले गया। और पॉजिटिव फोर्स का या पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीमेंटल वे में ले जा रहा है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा इस स्टेज में वो 0 से 10 मीटर पर सेकंड पे चले गया। प्लीज रीड करो, डेटा को रीड करना सीखो। और मुझे पता है ये एक दिन का काम नहीं है, करके साल भर मिलता है यार, 2-3 ही चैप्टर हैं आपके पास, तरह तरह से जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। हम मेहनत बहुत ज्यादा कर देते हैं, आपको पता है जब हम बिखर बिखर के मेहनत करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम करते बहुत ज्यादा मेहनत है, रिजल्ट 0 आता है। अगर तरीके से सिस्टमेटिकली कॉन्सेंट्रेटेड वे में मेहनत करोगे तो मेहनत कम से कम करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे कि चल छोड़ा, ऐसे नहीं समझूंगा नहीं मैं, ऐसी मुझे शॉर्टकट दो शॉर्टकट दो, शॉर्टकट के चक्कर में हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, बहुत उबाऊ काम। इससे अच्छा आप प्रॉपर तरीके से काम करो, जितना काम करना है आपको, आप जितना एनर्जी लगा रहे हो उससे आपको 50% भी कम एनर्जी में काम आपका हो जाता है। हो गया यार, प्यार से हो गया, एक एक चीज समझ में आ रही है। क्या ऐसा है कि कुछ रट रहे हैं, मैं तो नहीं रट रहा, तुम्हारा मुझे नहीं पता। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सारे एग्जांपल अगर आपको दिख रहे होंगे, आपकी बुक्स में भी है, वहीं से चेप लिए मैंने, ठीक है? तो किकिंग, बॉल का किक मार रहे, बॉल भी हमें किक मार रही, तुम्हें पता ही नहीं होगा बॉल तुम्हें किक मार रही, किसी ने पत्थर को किक मार के देखे तब पता चलेगा कैसे किक मार रही थी बॉल, है ना? चल ऐसे करके बच्चों देखो, दीदी है, दीदी को अपनी चेयर से उठना है, स्टडी टेबल से, फ्री फायर खेल के सॉरी पढ़ाई करके उठी है अभी, हाँ तो पढ़ाई करके उठी है, तो दीदी बोल रही बॉल खोल दी मास्टर। तो कहने का मतलब है ऐसे करके धक्का मार रही है, इसको क्यों मारी है, जैसे ही इसको धक्का यहाँ को मारेगी, इनकी चेयर को धक्का पीछे को महसूस होगा, उठ जाएंगे आराम से। अब दीदी को कभी आगे जाकर के बहुत सीरियस मास्टर के लेक्चर देखने हैं, तो दीदी ने टेबल को पकड़ा, ऐसे करके खींचा अपनी तरफ, टेबल को जैसे ही खींचा, दीदी को धक्का आगे को पड़ा, दीदी आगे चले गई। फील किया ऐसी चीजें, ऐसे करके साइकिल चलाते समय ऐसे ऐसे चीजें होती रहती हैं बच्चों, ठीक है? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, वो कहता है एवरी एक्शन पजेस इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा होता है, ठीक है? जैसे आप किसी स्पेस में फंस गए आप जाकर के एयरक्राफ्ट में, और आप निकले बाहर एयरक्राफ्ट में, वहां तो वायुमंडल ही नहीं पूरा का पूरा,
कोई कुछ भी नहीं है वहां, एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है। तुम बोल रहे क्या करूं मास्टर क्या करूं, तब तक तुम्हारे पास एक रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर लेके गए थे, तुमने सोचा था कोई रास्ते में एलियन मिल जाएगा था कुछ, तो तुम रिवॉल्वर लेके गए थे, तुमने रिवॉल्वर में से अपने ऐसे फायर किया, खटाक करके फायर से गोली निकली, गोलियों से गोली निकली, गोली से एक रिकॉइल महसूस हुआ, वो धक्का जो तुम्हें पड़ा वो धक्का तुम्हें पीछे को फेंक देगा। तो इसका इस्तेमाल सोच समझ के करियो। मान अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पीछे मेरा स्पेसक्राफ्ट पीछे छूट गया, मुझे पीछे जाना है, तो फायर आगे को करियो, आगे को फायर करेगा, धक्का आएगा तो पीछे चले जाएगा स्पेसक्राफ्ट का। अगर तुम्हें ऐसा नहीं कि वहां स्पेसक्राफ्ट, वहां मेरा स्पेसक्राफ्ट छूटा हुआ और वहीं को फायर कर रहा और पीछे चले जाएगा वहां से, फिर जिसके लिए गोली लेके गया था वो मिल जाएगा वहां पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ऐसे करके तो एवरी एक्शन जाएगा। ठीक है यार, अंग्रेजी क्या समझ गए तुम लोग? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, मतलब यही है बच्चों, इसमें कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है, ये क्वालिटी बता रहे हैं बेसिकली। और ये सारी चीजें ना मैथमेटिकली भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आपके पास टूल्स इतने नहीं है मौजूद, वरना सेकंड लॉ जो हमने निकाला ना वो इतना प्यारा लॉ है। बेसिकली तुमने F = ma पढ़ा, लेकिन वो कुछ और है, वो चेंज इन मोमेंटम वगैरह, वो मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन देखो सेकंड लॉ से तो कुछ अच्छी बातें बोलने के लिए हैं वैसे, लेकिन मैं ना क्वेश्चंस में बोलूंगा उन बातों को, मैं बचा रहा हूँ कुछ बातें, मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोड़ो अभी नहीं बोलते सारा, कुछ अच्छी बातें और है। मतलब तुमने भी सब कुछ नहीं पढ़ लिया, कुछ छूटा है भी, मान के चलो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसा है कि एक्स्ट्रा बोल के और समझ को बढ़ाया जा सकता है, तो टेंशन मत लेना। हो सकता है तुम्हारा कहीं पे वहीं पे डाउट फंस रहा होगा, तो टेंशन मत लो, क्वेश्चंस में फिट करेंगे। ये बोल रहा है कि भाई अर्थ और फ्रूट के बारे में, अगर तुम बोल रहे इक्वल अनइक्वल लग रहा, तो हमारा जो फ्रूट है वो तो चलो फोर्स, उस पर तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा, नीचे चले गया अर्थ की तरफ, तो अर्थ क्यों नहीं आ जा रही फ्रूट के पास चल करके? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। अगर तुम बोल रहे हो कि अर्थ ने फ्रूट पर फोर्स लगाया, तो फ्रूट ने भी तो अर्थ पे लगाया होगा मास्टर। मैंने कहा बात तो सही कह रहा। तो F = ma से बच्चों हमें समझ में आता है A = F/m। वो जो फोर्स है वो दोनों ही फोर्सेस इक्वल अमाउंट के, मेरी बात को ध्यान से समझना। आगे भी तुम पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर अर्थ इसको 10 न्यूटन से खींच रही है, इसको क्या नाम है इसका, ये पपीते का, तो पपीता भी 10 न्यूटन से अर्थ को खींच रहा है, तो ये F तो कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट होता है ना, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ये कांस्टेंट हो गया अपॉन m। और कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि अब A की डिपेंडेंसी सिर्फ m पर है, ये मतलब हुआ इसका। इससे क्या कहना चाहते हो मास्टर? बातों को घुमा रहे हो अंग्रेजी लिख लिख करके? नहीं मेरे भाई, इधर देख। इसका मतलब ये हुआ दादा कि एक्सेलरेशन और मास के बीच में उल्टा रिलेशन, यानी कि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज, जितना मास कम होगा वेलोसिटी से चेंज उसमें उतना ज्यादा होगा। जैसे इस केस में जो अपना पपीता है, इसका मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको तो इफेक्टिवली फील हो पा रहा है वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज, लेकिन अर्थ को नहीं हो पा रहा। ऑल्दो अर्थ में भी उतना फोर्स लग रहा है। तो मेरी बात को समझो, तुम एक चींटी सी है, तुमने चींटी को ऐसे टक से, मतलब एक हल्का सा ऐसे करके ड्रिफ्ट किया, तुमने जितना ड्रिफ्ट किया उतना ही चींटी ने भी तुम्हें किया, लेकिन जितना चींटी को हिलाने के लिए फोर्स जरूरी है, क्या उतने फोर्स में तुम भी हिल जाते हो? बोलते हिल जाता हूं मास्टर, में तो हिल जाते हो उतने फोर्स में? नहीं हिल पाते ना। जितने फोर्स में चींटी हिल जाती है उतने फोर्स, अमाउंट दोनों को सेम मिल रहा है। तुम्हें भी मान लिया चींटी आधे न्यूटन फोर्स में हिल जाती होगी, तुम नहीं हिल पाते, लेकिन ना लग तुम पे भी आधे न्यूटन का फोर्स रहा ही है। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों नहीं हिल पाते? क्योंकि मास डिपेंडेंट है, क्योंकि तुम्हारा मास, तुम्हारा इनर्शिया ज्यादा है, तो तुम्हारा इनर्शिया ज्यादा है, तो वेलोसिटी चेंज इजीली नहीं हो पा रहा। मतलब तुम्हारा, समझ पा रहे हो, तुम्हारा स्टेट चेंज इजीली नहीं हो पा रहा, ये इसका मतलब है। एट अ ग्लांस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट। क्या बता रहा हूं, क्या क्या पढ़ के आ गए, हमें बता रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ। मुझे चल ना हटा, समझ नहीं हटा न्यूटन। अरे भाई चल, अरे यार मैं तो खेल ही नहीं रहा इसके साथ, वही बातें कर रहे जो हम कर करके आ गए बच्चों की तरह। ऐसी बातें करनी होती तो मजाक मस्ती में कब का लेक्चर एंड कर लेते। तो बच्चों आई होप यार तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्टिंग से बैठे हुए थे, मुझे तुमने इस चीज का काम करना है कि जो भी हमने डिस्कस किया था, मजा आ रहा ना पीछे देख करके, कुछ अच्छा सा लगाता हूँ तब बोलता हूँ। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा बच्चों कि अगर आप लोगों को लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मेक श्योर कि आप एक कमेंट तो एटलीस्ट अलग से करो, वो जो क्वेश्चंस है उसका तो तुम लोगों ने करना ही है, और ऐसा भी कोशिश करना कि सारा एक कमेंट में करो, ताकि मैं उसे एक साथ पिन कर दूं बच्चे का आंसर, ठीक है। और अदरवाइज जैसा तुम्हें लेक्चर लगा और तुम चाहते हो कि यार मास्टर ये डिटेल डिस्कशन ना कर लिया करो, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों का क्या। वैसे जनरली मेरा एक्सपीरियंस अभी तक पिछले 10 सालों से है कि बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये चीज करता हूं, क्योंकि उन्हें रहता है मास्टर टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए बस। अगर हमें समझ आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है हमें, तो हम देखेंगे। अब 5 मिनट में हमने 10 मिनट 15 मिनट हमने देख भी लिया और हमें समझ भी नहीं आ रहा, उससे बेहतर तो यह है कि हम
भले ही टुकड़ों में देख लेंगे, चल कोई बात नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है वो सब चीज हो रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बतानी होती है। तुम्हारा वो जो कमेंट्स मेरे तक आता है, तभी मैं समझ पाता हूं कि मैं जो कह पा रहा हूं और जो तुम सुन पा रहे हो और तुम समझ पा रहे हो, क्या हम दोनों में सिंक है, क्या हम दोनों अलाइन है, ये बताना आपको जरूर बनता है। एक दिल जरूर देकर के जाना, वीडियो को मेक श्योर की लाइक करके जाओ। जितने व्यूज तुम्हें वीडियो में दिख रहे होंगे उतने ही लाइक होने चाहिए इस वीडियो, तब तो मजा है मास्टर के होने का कुछ। अभी के लिए बच्चे इतना ही यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ। सी यू, टेक केयर, टिल देन गुड बाय, सी यू। लूप में चले यार, आई एम रियली सॉरी बच्चों। अभी के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।